तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्ट मिसलेनियस टाइप में क्या है देखो, तो यहाँ पे ये होते हैं डेरिवेटिव, x का होता है dx, y का होता है dy। ओके, तो यहाँ पे दो तरह की कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होता है x अगर dy के साथ में होता है और y अगर dx के साथ में होता है, या फिर होता है कॉम्बिनेशन इस तरह से कि x dx के साथ में होता है और y dy के साथ में होता है। तो होता ये है कि अगर सपोज x dx के साथ में होगा और y dy के साथ में होगा, तो उस वाले केस में आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये x dx के साथ में है और y dy के साथ में है, तो इनको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अपने को पता है x स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है y स्क्वायर बाय 2, तो इनको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर x dx और y dy का इंटीग्रेशन अगर आप लिखेंगे तो आएगा इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2। इस तरह से हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया यहाँ पे जब x dx के साथ में y dy के साथ में। अब इशू तब आता है जब x dy के साथ में होता है और y dx के साथ में होता है। तो हम यहाँ पे मिसलेनियस फॉर्म आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे क्वेश्चंस में लगेगा वो आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं अगर x dy के साथ में और y dx के साथ में, जैसे देखो x dy के साथ में y dx के साथ में, इट कैन बी इन एडिशन और इट कैन बी इन सब्ट्रैक्शन। तो जो एडिशन होता है वो यहाँ पे प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन में आता है और जो डिवीजन के डिफरेंशिएशन में आता है वो आता है सब्ट्रैक्शन का साइन। सिर्फ ये फर्क होता है। तो इसमें जब भी मेरे को x dy और y dx कॉम्बिनेशन दिखता है तो उसमें आपको हमेशा सिर्फ साइन चेक करना है यहाँ पे कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव है या साइन यहाँ पे नेगेटिव है। तो उससे आपको ये पता लगेगा कि डेरिवेटिव जो जनरेट हो रहा है प्रोडक्ट का जनरेट हो रहा है या डिवीजन का यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये है, तो ये स्पेशली 4 भी नहीं, स्टार्टिंग के जो 3 है ये काफी कॉमन है जो आपको क्वेश्चन में दिखेंगे। आगे वाले जो है वो इसी से डिराइव किए जा सकते हैं, दोज आर बेसिकली क्वेश्चंस, वो यहाँ पे हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो पहले जो 3 है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हमेशा हम आइडेंटिफाई करेंगे और जब आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तब आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। हाँ बोलो सर, थर्ड वाले में डी एक्स वाई वाई होगा। हाँ, ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ, अभी मेरे को ध्यान था कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, अभी इसको सही कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम डिवीजन का समझते हैं। देखो, तो डिवीजन में जब होगा ना तो यहाँ पे नोटिस करो न्यूमरेटर का जो पार्ट है और यहाँ पे जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही लिखा है, x dy y dx, x dy y dx, सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ इसमें माइनस है और यहाँ पे x dy में माइनस है, सिर्फ इतना ही। तो अगर आप डेरिवेटिव अगर लेते हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस का तो क्या आता है, नीचे अगर x होता है तो नीचे आता है इसका स्क्वायर, ये इसका आता है स्क्वायर, ध्यान रखेंगे किसका स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है। ओके, और न्यूमरेटर में क्या आता है, y का डेरिवेटिव फर्स्ट आएगा मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, तो x dy फिर माइनस y मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज y dx। तो ये वैल्यू यहाँ पे आती है। तो इन दोनों में अगर आप नोटिस करोगे सिर्फ डिवीजन में यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे डिवीजन में x स्क्वायर है, तो यहाँ पे डिवीजन में डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या होगा। तो अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे डिवीजन में y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, तो ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी डेरिवेटिव ऑफ x बाय y, क्योंकि अपने को पता है डेरिवेटिव ऑफ x बाय y में नीचे तो y स्क्वायर आएगा और ऊपर जो भी आएगा x dy और y dx का सब्ट्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पे अब हमको सिर्फ ये चेक करना होता है कि ये जो लिखा हुआ है इसमें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तभी हम इसको d ऑफ x बाय y लिख सकते हैं। बस इतनी छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है आपका साइन क्या है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, बस ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक मत करना, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में y dx माइनस x dy की जगह क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हो सकता है x dy माइनस y dx अपॉन y स्क्वायर, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो कई बार क्या करते हैं जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, अपने को दिख जाता है कि नीचे y का स्क्वायर है तो ये डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y तो आएगा, लेकिन अब यहाँ पे ऊपर जो है ये रिवर्स करके लिखा हुआ है, ये y dx माइनस x dy होना चाहिए, लेकिन ये x dy माइनस y dx है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो ये जो है यहाँ पे साइन की जो मिस्टेक है ये मत करना, यहाँ पे ये जो साइन है इसकी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये छोटी सी हम मिस्टेक जो है कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या साइन की मिस्टेक कर देते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी हमें ये पता है कि जब भी x dy y dx का सब्ट्रैक्शन आएगा तो डिवीजन में होंगे y और x, और जब एडिशन आएगा तो प्रोडक्ट में होंगे y और x। इतनी बेसिक सी चीज हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद देखो जैसे ये फोर्थ पार्ट है तो इसमें लिखा हुआ है x dy y dx, तो ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे क्या लिखी हुई है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x y, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है x y। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे x y है और यहाँ पे भी x y है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं dt अपॉन t। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, तो ये लिखा हुआ है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ln t। हम इसको ऐसे कर सकते हैं और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर ln xy प्लस c भी लिखेंगे आप। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं x dy माइनस y dx। अब हो सकता है आपको डिवीजन में दिख जाए xy, ऐसा भी हो सकता है, तो ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो ये आपको इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत है कि इसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं। आपको जो पता है वो लिखो। आपको क्या पता है यहाँ पे हमको पता है कि x dy माइनस y dx है,
तो नीचे यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ या तो एक्स स्क्वायर से या वाई स्क्वायर से, क्योंकि हमने यही सीखा है कि जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तो या तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे या वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी मेरे को एग्जाम में सपोज इस तरह का एक्सप्रेशन दिख गया तो मैं ऐसे सोचूंगा कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स तो दिख रहा है, मेरे को डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, मैंने एक्स स्क्वायर से किया है, तो मैं ऊपर जनरेट कर रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स। तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स, और जो डिवीजन में अपना एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो है एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो अब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक्स जो है, एक एक्स हमने यहाँ ले लिया, या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ डिवीजन में जो एक्स वाई है उसको भी मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस आई कैन राइट। ओके, तो अब ये चीज मेरे को पता है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स। और जो डिनोमिनेटर का पार्ट अगर आप देखेंगे ये भी क्या है, दिस इज आल्सो वाई बाय एक्स। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करिए अपने आप जनरेट हो गया, दिस इज नथिंग बट dt बाय टी। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ln t, इसका मतलब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, दैट इज ln y बाय x। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अब ये रिजल्ट की तरह ध्यान नहीं रखना है, ध्यान सिर्फ ये रखना है, सब में यही अप्लाई होता है। इसको आप डेरिवेटिव ऑफ xy लिखेंगे, अपॉन xy है तो वो जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, y स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं, x स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसको अगर आप y स्क्वायर से भी डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो सेम ही टाइप का आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला है, ध्यान रखिए। तो उसमें ln x बाय y आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन आगे आएगा तो ln y बाय x भी आप लिख सकते हैं, वो एक ही चीज आपकी जनरेट होगी, सेम तरह का ये एक्सप्रेशन है। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो dx प्लस dy अपॉन x प्लस y, ये तो काफी सिंपल है समझने में, x का डेरिवेटिव dx, y का डेरिवेटिव dy, तो ये हो गया यहाँ पे dt अपॉन t। नेक्स्ट सपोज ये लिखा है x dx प्लस y dy, तो अब अपने को इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने को ये पता है ये क्या लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये वाला पार्ट अपना लिखा हुआ है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, यही है अपना, क्योंकि x dx होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, x dx अपॉन वो आ जाएगा 2x dx आता है 2y dy, तो अपॉन 2 अपन यहाँ पे कर लेंगे। तो ये dt अपॉन t है, तो ये यहाँ पे आएगा दैट इज 1/2, आगे आएगा जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, अब ये कैसे आया tan इनवर्स x बाय y, तो स्टॉप वरिंग अबाउट दिस कि ये कैसा है, आप तो सिर्फ इस पे फोकस करो। पहले x का डेरिवेटिव है मल्टीप्लाइड बाय y, तो आई वुड थिंक कि यहाँ पे मैं इसको किससे डिवाइड करूं, दैट इज y के स्क्वायर से। आप चाहो तो x स्क्वायर से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो डिवीजन में जो पार्ट आएगा उसको भी मैं y स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूं अपॉन y स्क्वायर, और यहाँ पे मैं इसको 1 लिख लेता हूं, तो मैंने यहाँ पे भी कर लिया। अब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये मुझे पता है, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ x बाय y। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला पार्ट अपना लिखा हुआ है 1 प्लस x बाय y का होल स्क्वायर। तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है, देखो अपने आप जनरेट हुआ है, दिस इज नथिंग बट dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स t का ही इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये इसको हम इस तरह से इसमें चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट वाला है तो ये भी ऐसा ही है, ये डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का हाफ, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का हाफ। तो ये लिखा हुआ है dt अपॉन रूट टी, तो ये हो जाएगा 2 रूट टी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा d ऑफ रूट टी। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपन और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में, अब वो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। बट ये जो है मिसलेनियस टाइप, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे तो आपको ढूंढना सिर्फ यही है, जैसे जैसे आप इनको क्वेश्चंस में ढूंढते जाएंगे आपको ये चीजें दिखने लग जाएंगी, बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। और जिस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लग रहा है, बर्नौली नहीं है, कुछ नहीं, तो उसमें आप ये चीज सोच सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि दो स्टैंडर्ड टाइप तो ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पे 99% मिल ही जाएगा। पहला टाइप है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डायरेक्ट मेथड है, सब में एप्लीकेबल नहीं होता, इसीलिए हम हर में यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट मेथड सिर्फ उसी में एप्लीकेबल होगा जब इस तरह का यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा, नहीं तो हम नहीं कर सकते इसको यूज। तो ये क्या मेथड क्या है, ये क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के काम में आता है, बट हर क्वेश्चन में ये नहीं लगता है। अब तुम अगर इस बार के जेईई मेन के क्वेश्चंस देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी हैं, लेकिन डायरेक्टली इससे यूज करके सॉल्व कर दिया। लीनियर से उसका कैलकुलेशन ज्यादा आएगा, इससे कैलकुलेशन हो सकता है कम आए, बस इसमें कैलकुलेशन कम होता है, इसलिए फटाफट सॉल्व हो जाता है एग्जाम में। बाकी ये हर क्वेश्चन में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको चेक करते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे उसमें तुम्हें इसको चेक करना है। थोड़े टाइम अगर तुम चेक करने की हैबिट लगा लोगे तो तुम्हें आइडिया लगने लग जाएगा कि क्वेश्चन में ये लगेगा या नहीं लगेगा। इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिस में इसको लेके आना है, हर क्वेश्चन में चेक करना। दिख जाता है तो वेरी गुड, नहीं दिखता है तो यू डू बाय स्टैंडर्ड मेथड, बट चेक करना स्टार्ट करोगे हर क्वेश्चन में तो वो प्रैक्टिस में आएगा। प्रैक्टिस में आएगा तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो तुम्हें समझ आने लग जाएगा कि हाँ ये बन रहा है या नहीं बन रहा। वो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ y बाय x या फंक्शन ऑफ x बाय y, मे बी तुम मेरे ख्याल से ये बोल रहे हो, इस बार जेईई मेन में क्वेश्चन आया था वो e की पावर x अपॉन y स्क्वायर करके था, तो वो शायद इससे सॉल्व किया हुआ है।
लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट ये है कि अगर एक्सपोनेंशियल में y बाय x है या एक्सपोनेंशियल में x बाय y है, तो ये 100% होमोजीनियस ही होता है, क्योंकि y बाय x या x बाय y का फंक्शन हमेशा होमोजीनियस होता है। ऐसे सपोज tan ऑफ y बाय x और tan ऑफ x बाय y, ये भी क्या है, होमोजीनियस फंक्शन में होता है। तो अब यहाँ पे ये होमोजीनियस है, और तुम यहाँ पे पीछे अगर देखोगे तो ये बाकी फॉर्म जो जनरेट हो रही है y बाय x, x बाय y, x बाय y, तो इसमें आपको ये दिखेगा कि ये जो है होमोजीनियस फंक्शन का ही टाइप है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये जो डायरेक्ट मिसलेनियस फॉर्म है, ये जितने भी होमोजीनियस के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि होमोजीनियस में क्या होता है, अपनी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो वैसे वाले क्वेश्चंस में मोस्टली ये लगता ही लगता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे सपोज ये हमारे दो क्वेश्चन लिखे हैं, ये देखो आगे e की पावर x बाय y भी आ गया। तो अब इन क्वेश्चन को आप होमोजीनियस से भी सॉल्व कर सकते हैं, x बाय y को भी मान के, यहाँ y बाय x को भी मान के ये कर सकते हैं। बट इसको हम इससे भी कर सकते हैं, तो इसको ढूंढने की आदत हम स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है x dy माइनस y dx, यहाँ y dx प्लस x dy। तो मेरे को ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ तक मुझे क्लियर है, इसको तो ये लिखना है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो सकता है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, या तो अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं या वाई स्क्वायर से, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई भी जनरेट कर सकता हूं, या फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको जनरेट करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, या इसको डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर से। इतना अपने को समझ में आ गया। तो अब हम किससे डिवाइड करें, तो या तो तुम ये करो, दोनों से डिवाइड करके देख लो, वो भी तुम कर सकते हो। या देखो इसके डिवीजन में यहाँ क्या आ रहा है, इसके डिवीजन में तुम देखोगे तो एक्स आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये एक्स यहाँ पे आ रहा है। तो उस तरह से भी आप सोच सकते हो। नहीं तो आप क्या करो, एक बार इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो और एक बार इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, बोथ द साइड्स, और देखो किससे आपका फेवरेबल एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है। तो वैसे अगर मैं देखूंगा तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो अगर मैं डिवाइड भी करूंगा तो पहले एक्स स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करने का सोचूंगा। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, जिसमें मैं सोचूंगा कि मैं इसको किससे डिवाइड करूं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स आ रहा है। तो पहला अगर मैं चेक भी करूंगा तो इसी को चेक करूं। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है इसको, तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा वाई साइन वाई बाय एक्स, ये तो हम लिख लेंगे, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। तो मेरे को पता है कि राइट साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये सॉल्व होगा, अगर एक्स स्क्वायर से नहीं होगा तो वाई स्क्वायर से कर लेंगे। तो अब ये अपना जनरेट हो गया यहाँ पे एक्सप्रेशन। तो अब मुझे दिख रहा है कि इसको तो मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो ये माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई दिख रहा है, राइट, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई। ये आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है क्योंकि एक्स डी वाई है, नहीं वाई बाय एक्स आ रहा है, तो y बाय x, हाँ वाई बाय एक्स आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, वाई बाय नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स यही वैल्यू आ रही है। तो अब अपना ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स, और राइट साइड में अगर अपन देखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई आ रहा है। अब जो बाकी पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे अपना ये एक्स कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर से बना जाएगा। अब जो भी y बाय x की टर्म है उसको उसके साथ लिखो, तो मुझे दिख रहा है sin y बाय x और cos y बाय x, तो मैं इन दोनों टर्म्स को क्या करूंगा, इसके साथ लिखूंगा, sin y बाय x और cos y बाय x, इनको इसके साथ लिखूंगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा हो गया tan y बाय x dy बाय x, तो ये हो गया tan t dt का इंटीग्रेशन, उसको अपन उसके साथ लिख देंगे। और x y, अब जो रिमेनिंग टर्म बच गई, देखो ये रहा x और ये रहा y, तो इस x y को अपन यहाँ इसके साथ लिखेंगे, क्योंकि जो x y का प्रोडक्ट है उसको उसके साथ लिखना है, जो x y का डिवीजन है उसको इसके साथ लिखना है, और दोनों तरफ फिर हम यहाँ पे कर लेंगे इंटीग्रेट। तो इस तरह से अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, इसको भी इंटीग्रेट, इसको भी इंटीग्रेट, तो ये आएगा tan t dt, tan t dt का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sec t, ये होता है, और ये राइट साइड में हो जाएगा dt by t, तो ये हो जाएगा log ऑफ x by प्लस log ऑफ c। ये तो तुम्हें पता ही होगा, कांस्टेंट को अपन log की टर्म में ले लेते हैं अगर दोनों टर्म log में होती है, फिर अपन इसको यहाँ ले जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये आपको दिखेगा होमोजीनियस का कभी भी क्वेश्चन दिखता है ना, तो इस पर जेईई में 2022 में देखना 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, और मैंने वो उसका पीडीएफ भी शेयर किया। तो उसमें जो भी होमोजीनियस का क्वेश्चन है इस तरीके से ट्राई करके देखना एक बार। मोस्ट ऑफ द होमोजीनियस इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्ट, बिना ज्यादा कैलकुलेशन करे। तो अब जैसे यहाँ पे देखो, मुझे दिख रहा है एक्स बाय वाई एक्स बाय वाई। अब ये क्वेश्चन इजी था क्योंकि इसमें एक्स डी वाई बाई डी एक्स और वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो कॉम्बिनेशन है, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ था। इसमें अपने को डायरेक्ट नहीं दिख रहा, जिसमें डायरेक्ट दिख रहा है उसमें ये नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है। जिसमें नहीं दिख रहा लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये क्या है, होमोजीनियस है, तो मैं हमेशा चेक करने की कोशिश करता हूँ वाई डी एक्स और एक्स डी वाई कॉम्बिनेशन। तो मुझे ये दिख रहा है, देखो ये रहा वाई डी एक्स, दिख रहा है आपको, और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ एक्स डी वाई, दिख रहा है आपको। तो मुझे दिख रहा है एक्स डी वाई और वाई डी एक्स दोनों का कोफिशिएंट सेम है, e की पावर एक्स बाय वाई, e की पावर एक्स बाय वाई। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आऊं तो मैं वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई जनरेट कर सकता हूँ, e की पावर एक्स बाय वाई को कॉमन लेके। तो मेरे को ये मेरा आइडिया यही है, वाई डी एक्स और एक्स डी वाई दिख रहा है, या तो उसका एडिशन आ जाए या उसका सब्ट्रैक्शन आ जाए। होमोजीनियस में हमेशा क्या आएगा, उसका सब्ट्रैक्शन जरूर आएगा, क्योंकि होमोजीनियस में एक्स बाय वाई या वाई बाय एक्स की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लेफ्ट में ले जाऊंगा तो आएगा e की पावर एक्स बाय वाई, तो आ जाएगा कॉमन, इसको करने लिया बाहर, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई।
और राइट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है y स्क्वायर dy। तो अब नोटिस करो ये वाली चीज इंटीग्रेबल है क्योंकि y कभी भी dy के साथ होगा इंटीग्रेबल। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि x बाय y है, तो अपन यहाँ पे किससे डिवाइड करें कि इंटीग्रेबल हो जाए। अपने को बस इतना ही सोचना है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने को दिख रहा है इसको मैं x स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसको y स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ दिख रहा है y स्क्वायर, तो मैं y स्क्वायर से डिवाइड करूँ ना, बेटर वही है क्योंकि ये काम भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से भी सोच सकता हूँ कि अब इसके नेक्स्ट स्टेप के बाद में मैं यहाँ पे इसमें जो y स्क्वायर है इसको यहाँ डिवीजन में लिया, तो उससे क्या होगा, उससे देखो एक तो फायदा ये है कि e की पावर में अगर मेरे को x बाय y दिख रहा है तो भी मेरे को आइडिया है कि y dx माइनस x dy को यूज करके मैं डेरिवेटिव ऑफ x बाय y ही जनरेट करूं। क्यों? क्योंकि तभी यहाँ पे x बाय y आएगा और यहाँ पे भी x बाय y आएगा, तो e की पावर t dt जनरेट हो जाएगा, और क्वेश्चन दिया हुआ भी ऐसे ही। तो ये आ जाएगा e की पावर x बाय y और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x बाय y, और यहाँ पे आ जाएगा dy। अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, तो e की पावर t dt कितना हो जाएगा, e की पावर t, और dt का इंटीग्रेशन सॉरी dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज y प्लस। तो ये इसको सॉल्व करके अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को x बाय y को v पुट करके सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन ज्यादा होती, ऐसे हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू शुड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। अभी ट्राई करोगे तभी एग्जाम में तुम्हें दिखेगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं दिखेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक टाइप जो भी काफी कॉमन है, लीनियर अपॉन लीनियर का। तो लीनियर अपॉन लीनियर में ये वाला एक्सप्रेशन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यहाँ पे है, यहाँ पे ये वैल्यू है। तो अब इसमें मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, जिसके केस में क्या है, ये जो b1 है और ये जो a2 है इसका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इस तरह का कॉम्बिनेशन मैंने तुम्हें पैरेलल लाइंस का केस बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बताया था, और ये कुछ ऐसी स्पेशल लाइन है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 वहां पे आ रहा है। ऐसे ये डायरेक्टली इंटीग्रेट क्यों हो जाता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है, तो अब अपने को दिख रहा है यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, यहाँ +3, और इस तरह का क्वेश्चन अभी इस रिसेंटली जेईई मेन में भी आया है 2022 में। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ -3 है, तो ये इंटीग्रेट क्यों हो जाता है डायरेक्ट। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, और आप टर्म सेपरेट कर लीजिए। तो अब जितनी भी टर्म्स जनरेट हुई उसमें से देखिए इंटीग्रेबल कौन सी है। तो अगर हम इंटीग्रेबल देखेंगे तो देखो ये इस चीज को तुम इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि x को dx के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये भी इंटीग्रेबल है डायरेक्टली, ये भी इंटीग्रेबल है, और क्या इंटीग्रेबल है, ये वाली टर्म भी क्या है, इंटीग्रेबल है डायरेक्टली। ये वाली टर्म भी क्या है, इंटीग्रेबल है डायरेक्टली, क्योंकि y y के साथ है और इन सब में x x के साथ है। अब जो रिमेनिंग दो टर्म्स बच गई अब उसको नोटिस करो। तो अगर मैं यहाँ पे रिमेनिंग दोनों टर्म्स को देखता हूँ, 3x dy और 3y dx, ये आपको दिख रहा है। तो ये x क्योंकि dy के साथ है तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, y dx के साथ है इंटीग्रेट कर नहीं सकते। तो मैंने इन दोनों टर्म्स को सेम क्यों बनाया, क्योंकि 3 फिर कॉमन आ जाए और ये x dy और y dx की टर्म जो है ये यहाँ पे क्लब हो जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेम बनाया है कांस्टेंट को। तो b1 और b2, ये b1 और a2 ये तो पता लग गया अपना सेम होना चाहिए, तभी हम क्लब कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपोजिट साइन के नहीं होंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा। माइनस आएगा तो आपको किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, या तो x स्क्वायर या y स्क्वायर से, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो बाकी इंटीग्रेबल नहीं होंगे। इसीलिए ये होता है कि b1 प्लस a2 जब भी 0 होगा तो ये पक्का परफेक्ट इंटीग्रल बनेगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है x dy y dx, इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है डेरिवेटिव ऑफ x y है, तो ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा। अब हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसलिए ये डायरेक्टली इंटीग्रेट होकर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो ये सेकंड टाइप है जो आपको 100% अगर दिखता है तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेप्ट होमोजेनियस एंड दिस। इसके अलावा अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको चेक वेक करके देखना पड़ेगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, तो वो आपको प्रैक्टिस से है। जैसे यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन मैंने दिए, तो राइट साइड वाला क्वेश्चन तो इजी है, ये अपन देख भी चुके हैं क्योंकि अपने को डायरेक्ट ही दिख रहा है। यहाँ पे x dx प्लस y dy है, तो ये तो जब भी ऐसा दिखेगा तो आपको डायरेक्ट लगाना ही है, इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x y। और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका आपके साथ कि अब हम इसको किससे डिवाइड कर लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x dy माइनस y dx है, तो इसको मैं x स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड कर लूं और इसको भी मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर लूं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन में जनरेट हो जाएगा। लेफ्ट में आएगा डेरिवेटिव ऑफ x y, राइट में कितना आएगा, ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ y बाय x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर। देखो यही आ गया dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लूंगा तो लेफ्ट में मुझे मिल जाएगा x बाय, और राइट में मुझे मिलेगा tan इनवर्स t, t है अपना y बाय x, प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो अपने क्या है, डायरेक्ट ऐसे दिखता है, तो ये तो आपको करना ही है, क्वेश्चन दिया इसीलिए, तो इसको ध्यान रखना है। इसीलिए इससे अपने को घबराना नहीं होता, घबराना नहीं है, स्टैंडर्ड डायरेक्ट तो करना ही है। होमोजेनियस में भी ट्राई करना है, एक और फॉर्म बताई उसमें भी करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी देखो कुछ कुछ दिया हुआ है। हाँ बोलो सर, x dx plus y dy is equal to x square plus y square, no sir? अरे यार फिर से मैंने गलत लिख दिया, I was reading it wrong. It is supposed to be derivative of x square plus y square by 2. So here it will be half of derivative of x square plus y square. तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी x square plus y square by 2. ओके,
अब हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये लिखा हुआ है y dx माइनस एक्स डी वाई, तो ये अपने को दिख रहा है और इसके डिवीजन में क्या आना चाहिए, या तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। तो अब देखो जो दूसरी टर्म है अगर मैं उसको राइट में ले जाऊंगा तो मुझे दिख रहा है ये वाई स्क्वायर भी दिख रहा है और एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, तो किससे डिवाइड है, डिवाइड में किससे करूंगा यहाँ पे, आई विल डिवाइड विद वाई स्क्वायर। क्यों करूंगा, वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड करूंगा तो एक्स की टर्म अलग हो जाएगी, dx के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखूंगा y dx माइनस एक्स डी वाई, अपॉन में लिखूंगा मैं इसका दैट इज वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर x क्यूब dx। अब हम दोनों तरफ इसको कर लेंगे इंटीग्रेट और अपन निकाल लेंगे आंसर। तो ये वाला तो इंटीग्रेबल है ही और ये भी इंटीग्रेबल है। यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x बाय y dx, ये भी इंटीग्रेबल है और ये वाला तो इंटीग्रेबल है ही। आप दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल, तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन मैंने बनाया, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो इस तो वो जो सारा लीनियर अपॉन लीनियर जितने भी सारे उसी फॉर्म में जाएंगे क्या? नहीं, मैंने पिछली क्लास में और भी तो बताया था, पैरेलल होती है तब वैसा नहीं होगा, वो सिर्फ उसी फॉर्म में डायरेक्टली इंटीग्रेबल होगा, बाकी फॉर्म में नहीं होगा। बाकी फॉर्म में तो हम मेथड डिस्कस कर चुके लास्ट क्लास में। Yes, sir. तो अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर अपने को इसको सॉल्व करना है तो अपने को ये दिख रहा है x में लीनियर हो सकता है। पहली चीज तो मैंने ये सोचा, तो मैं dx by dy बनाऊंगा, dx by dy बनाऊंगा तो x में लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। तो फिर मैं यहाँ पे क्या सोच सकता हूँ, y स्क्वायर और y की टर्म दिख रही है तो y में बर्नौली हो सकती है, तो मैं इस तरह से सोच सकता हूँ y में बर्नौली के लिए dy by dx बनाऊंगा, फिर y स्क्वायर से डिवाइड करूंगा और यहाँ पे फिर मैं सब्स्टिट्यूट करके करूंगा सॉल्व। एक तरीका तो ये है, इससे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन t में बन जाएगी और आप सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका देखो यहाँ पे क्या है, अब जानकर कैसा लिखा हुआ है x dy और ये देखो y dx, तो मैं इसको यहाँ पे अलग कर सकता हूँ और मुझे दिख रहा है डिवीजन में वाई स्क्वायर भी आ सकता है एक्स स्क्वायर भी, तो ये वाई स्क्वायर ही डिवीजन में ले जाएंगे ताकि 2x dx को हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे अपने को दिख रहा है, अब ये भी इंटीग्रेबल है, ये भी इंटीग्रेबल है, इसको आप लिख देंगे और इसका डायरेक्टली आंसर निकाल। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें देखो यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे यहीं पे खत्म हो गया नेक्स्ट स्टेप। इसमें आपको पहले बर्नौली ये जो बनी लीनियर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वापस आप t की वैल्यू 1/y पुट करेंगे, उस स्टेप से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन जो होते हैं दोनों मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं, लीनियर वाले क्वेश्चन भी इससे सॉल्व होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं होते, ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे एक और देखते हैं एग्जांपल जो भी रिसेंटली जेईई में 2022 में आया। जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया था 2022 में, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने को ये दिया हुआ है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या होता है, दैट इज माइनस dx by dy। अपने को ये वैल्यू दी क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ नॉर्मल यही होता है और अपने को कर्व की इक्वेशन निकालनी है, वो पॉइंट 1,1 से पास करता है। तो यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकता हूँ, जो dy by dx उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो आएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो मुझे दिख रहा है होमोजीनियस तो है नहीं, क्योंकि एक्स वाई है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, वेरिएबल सेपरेट हो नहीं रहे, फैक्टराइज में कर नहीं सकता इसको। इसके अलावा फिर अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे, लीनियर ना तो एक्स में है ना लीनियर वाई में। अब मुझे ये दिख रहा है कि वाई और वाई स्क्वायर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसको मैं बर्नौली से सॉल्व कर सकता हूँ। तो बर्नौली से मैं इसको सोच सकता हूँ कि ये बर्नौली से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा dy by dx, और जो यहाँ पे बर्नौली में अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे dy by dx आ जाएगा, और यहाँ पे जो लीनियर वाली y की टर्म उसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस में आएगा y by x। ऐसा मैं सोच सकता हूँ, लेकिन राइट में क्या आएगा, राइट में एक्सप्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बर्नौली में हम क्या करते हैं, y की पावर n से डिवाइड करते हैं, लेकिन y की पावर n से जब डिवाइड करते हैं तो राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन बचता है उसमें y की पावर n कॉमन आना चाहिए। यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ फिर x का एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। तो अपने को ये समझ में आ रहा है ये बर्नौली से भी सॉल्व नहीं होगा। अब इसके बाद में जब कोई मेथड नहीं बचता तो हम डायरेक्ट फॉर्म की तरफ जाते हैं, डायरेक्ट मिसलेनियस टाइप पे मैनिपुलेशन करके सॉल्व होते हैं। अब हम यहाँ पे इसके आगे चलते हैं, तो अब अपने को यहाँ पे ये पता लग गया कि कोई भी फॉर्म मैच नहीं कर रही। तो अब इसके बाद में मैं क्या सोचूंगा कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करूं, दैट इज डायरेक्टली जो सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए मेरे को एक्स डी वाई और वाई डी एक्स के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। तो मेरे को ये यहाँ पे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हमें पता है एक्स डी वाई और वाई डी एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो या तो एडिशन में आता है या वो सब्ट्रैक्शन में आता है, राइट। तो या तो एडिशन में जनरेट होगा या सब्ट्रैक्शन में जनरेट होगा, ये हमें यहाँ पे पता है। अब हमें कैसे जनरेट करेंगे इसको अपन यहाँ पे सोचते हैं। तो अब इस चीज को ध्यान रखा करो, अगर एक्स डी वाई और वाई डी एक्स जनरेट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आपने जनरेट कर लिया है तो उसके साथ में जनरेट करने की कोशिश करो या तो एक्स बाय वाई नहीं सॉरी वाई बाय एक्स प्लस या माइनस में, क्योंकि अगर इसके साथ प्लस या माइनस में वाई बाय एक्स जनरेट करोगे तो देखो वाई डी एक्स और एक्स डी वाई जनरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये तीन टर्म्स मेरे को दिख रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये टर्म दिख रही है और यहाँ पे मुझे ये 1 दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स डी वाई और वाई डी एक्स जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, वाई बाय एक्स की टर्म को इधर ले जाता हूँ। तो ये जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है वाई बाय एक्स, तो यहाँ पे ये टर्म कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं इसको फिर ऐसे लिख लूंगा वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मुझे दिख रहा है कि मैं कुछ ऐसा यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ।
तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स उसके साथ में y बाई एक्स ले आता हूं। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये चीज नहीं दिख रही है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, ये चीज नहीं दिख रही है और कोई भी फॉर्म नहीं मिल रही है, उसके केस में अगर आपने dy बाई डी एक्स जनरेट कर लिया तो उसके साथ में y बाई एक्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने dx बाई dy लिखा हुआ है तो उसके साथ में क्या जनरेट करने की कोशिश करेंगे, x बाई। यही यहाँ पे आपका जनरली जनरेट होगा, या तो y बाई एक्स या x बाई वाई ही dy बाई dx के साथ या डेरिवेटिव के साथ जनरेट होगा। उससे हमेशा ये तरह की फॉर्म जरूर बनेगी। तो अब मुझे दिख रहा है कि y बाई एक्स को मैं लेफ्ट में ले जाता हूं, तो अगर मैं y बाई एक्स की टर्म को ले जाऊंगा लेफ्ट में, तो यहाँ पे इसको और इसको साथ में लिख लेंगे। तो देखो अब यहाँ से क्या है, तो अगर मैं इसको साथ में ले जाऊंगा, लेफ्ट में ले जाऊंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये वैल्यू आएगी, दैट इज x dy प्लस में आएगा y dx अपॉन में आ जाएगा x dx। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे राइट में देखेंगे तो आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है मैंने जनरेट कर लिया, यहाँ पे इसको दोनों को क्लब कर, यहाँ तक अपने को क्लियर होना चाहिए। अब अगर अपने इसको जनरेट किया या तो ये माइनस में आएगा या प्लस में, ये जिस भी साइन के साथ आएगा उसके हिसाब से आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो मुझे पता है इससे मैं क्या जनरेट करूंगा, क्योंकि ये प्लस में है तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y। तो ये अपने को पता लग गया। अब इसके बाद में अपने को पता है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो इंटीग्रेबल है, x dx, इसको अपन अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x y है, तो इसके साथ मुझे चाहिए x y की टर्म। तो अब मैं राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है उस पर देखूंगा कि x y की टर्म है या नहीं। तो यहाँ पे अपन x मल्टीप्लाइड बाय y की टर्म देखेंगे कि x y का जो एक्सप्रेशन है ये जनरेट हो रहा है। x y यहाँ देखेंगे तो अपने को दिख रहा है ये जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो है राइट साइड में ये जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जनरेट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ क्लब करूंगा, तो इसको यहाँ पे लिख लूंगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई अपॉन में ले जाऊंगा मैं, दैट इज 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। इस टर्म को मैं यहाँ ले जाऊंगा और एक्स डीएक्स को ले जाऊंगा यहाँ राइट, इसको लिख लूंगा एक्स डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, इंटीग्रेबल है, तो मैं इसको भी इंटीग्रेट कर लूंगा और इसको भी इंटीग्रेट कर लूंगा, आंसर निकाल। तो अब यहाँ पे ये तो आ जाएगा tan इनवर्स t, तो आ जाएगा tan इनवर्स xy, और जो राइट साइड का इंटीग्रेशन है ये अपन लिख सकते हैं, दैट इज ln x प्लस c। तो इस तरह से अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, फिर आगे जो भी आपको लिखा हुआ है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऐसे अपन सॉल्व करेंगे। तो जब कोई भी फॉर्म नहीं मिलती है तो हम ये ढूंढते हैं, ये नहीं मिलता है तो ये ढूंढते हैं, ये नहीं मिलता तो डेरिवेटिव के साथ y बाय x या x बाय y हम ढूंढते हैं। और मोस्टली उस क्वेश्चन में फिर वो वैसा एक्सप्रेशन डेफिनेटली बनेगा, जिसका भी बनेगा डिफरेंशिएशन। अगर xy का बनेगा तो xy की टर्म ढूंढेंगे जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है, अगर y बाय x का बनेगा तो y बाय x का एक्सप्रेशन ढूंढेंगे जो बची हुई टर्म्स हैं उसमें। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो प्रॉपर्टीज में सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज पहले दो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है a से b fx, और यहाँ लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ gx। कुछ तो ये लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे नहीं क्या लिखा हुआ है, हम एक इलस्ट्रेशन से इसको यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सपोज ये क्वेश्चन है -1 से 1 x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ln x। तो इसको अपन दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड अपन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला मेथड तो क्या हो सकता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ln x ही ले लें। तुम इसमें से एक काम की चीज सीखेंगे, बहुत छोटी सी चीज सीखेंगे, बट वहां पे आपको गलती नहीं करनी चाहिए। तो पहला मेथड तो क्या, मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, तो डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या आएगा, वो आ जाएगा अपना dx by x। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन बहुत इजी है, हम क्या कर सकते हैं, i की वैल्यू पुट कर सकते हैं -1 से 1 x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ln x लिख दो सर dx अपॉन x। तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, x क्यूब बाई 3, तो 1/3 प्लस 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3, जो कि क्या है, गलत आंसर है। क्या बोल रहे हैं, लिमिट चेंज होगी। हाँ, तो यहाँ पे ये अपना गलत आंसर है, ध्यान रखना। हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो भी d के साथ में जो भी वैल्यू होती है ये लोअर और अपर लिमिट उसी के ऊपर होती है। तो जैसे ही मैंने इसके डेरिवेटिव को dx by x लिखा तो यहाँ पे x है। अब x की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में नहीं है, ln x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जिसका भी एलिमेंट लिया जाता है उसी पे ये लिमिट्स होती हैं। तो जब मैं इस तरह से कर रहा हूं तो ये गलत है। तो इसमें अगर मैं इसको डेरिवेटिव ऑफ ln x को dx by x लिख दूंगा तो अब यहाँ पे मुझे ये जो लिमिट्स है निकालनी पड़ेगी, दैट इज ऑन x। तो ये जो है हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, दोनों को, ये अब अपने को निकालनी पड़ेगी, चेंज टू लिमिट्स ऑन वेरिएबल x, ये अपने को ध्यान रखना। तो ये दोनों लिमिट्स अपने को x पे निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर इसका मतलब क्या है कि अगर ये -1 से 1 है तो क्वेश्चन में बेसिकली अपने को दिया है कि जो ln x है वो अपना है -1, तो उससे x कितना आएगा 1/e, और एक बार है ln x = 1, तो इससे x आ जाएगा e। तो अगर अपने को इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपन ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ तो लिखेंगे x स्क्वायर dx by x, दिस इज फाइन, बट लोअर लिमिट अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1/e और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट। तो एक छोटी सी चीज अपने को यही ध्यान रखनी है। दूसरा तरीका अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि d ऑफ ln x कभी भी आपको कुछ भी दिया हुआ है, दैट इज डेरिवेटिव के अंदर कोई भी फंक्शन आपको दिया है, तो आप क्या करेंगे, ln x को ही t मान लो पहले, ताकि हमने किया यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। तो अगर आप ln x को t मान लोगे, यहाँ पे ये जो भी फंक्शन है इस gx को ही आप t मान लो, ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो इट बिकम्स इजियर क्योंकि ये dt आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा,
वो अब यही रहेगा -1 से 1, क्योंकि t पे ही ये लिमिट्स हैं, और यहाँ पे आ जाएगा x² dt। तो क्वेश्चन अब अपना ये है। अब मैंने अगर इसको t मान लिया तो ये क्वेश्चन को मैं ऐसे रीड कर सकता हूँ कि ये x² है, ये dt है। तो अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकाल के पुट कर दूंगा, इसमें मैं x के लिए पुट कर दूंगा e⁻t। तो अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वही हो जाएगा -1 से 1, ये आ जाएगा e⁻t² dt। अब इसको आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो भी फंक्शन g है उसको आपको t मान लेना है, तो उसकी जगह आप dt लिख देंगे, और ये जो लोअर और अपर लिमिट है ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये t पे ही लोअर और अपर लिमिट है। आपको सिर्फ x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है, नई वाली वैल्यू क्या आएगी, और उस हिसाब से फिर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, ये जो लिमिट्स होती है लोअर और अपर लिमिट, ये इसी के ऊपर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। ये हो गई हमारी बेसिक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली। तो ये प्रॉपर्टी स्टेट करती है, इस तरह से कई बार क्या है डिफिकल्ट लिखने वाला क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन में जो फंक्शन f(x) दिया होता है वहां पे वेरिएबल n भी होता है, और उस पे अपन ने लिमिट अप्लाई करी। तो तुम्हें ध्यान होगा मैंने क्वेश्चन कराया था कि अगर किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल है, दो बार लिमिट निकालनी होती है, जैसे मैंने मल्टीपल लिमिट्स का क्वेश्चन बताया था कंटिन्यूटी, उसमें n भी था वेरिएबल, क्योंकि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी था, और जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें n भी था और x भी था। तो हमने पहले n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे वैल्यू निकाली थी, उसका जो फंक्शन का एक्सप्रेशन x की टर्म्स में आया था, फिर सॉल्व किया। सेम चीज इंटीग्रेशन में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर n है और यहाँ पे x है, और n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है, x और n क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पहले आप निकाल सकते हैं इसको अंदर ले जाके यहाँ पे, फिर जो आंसर आएगा उसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये चीज आप इसमें भी कर सकते हैं। सेम चीज जो है एप्लीकेबल है इन सिग्मा ऑल्सो, सम ऑफ सीरीज में भी सेम चीज एप्लीकेबल, ये ध्यान रखेंगे, सिग्मा में भी ये चीज एप्लीकेबल होती है। तो ये चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन में भी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 1 - t³ और यहाँ t²। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में मोस्टली लिखा होता है n और t में कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, नहीं है तो हम यही मानेंगे कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो उसके केस में पहले हम लिमिट अंदर ले जा सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये वाला एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वो यहाँ हम पुट कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय t², फिर हम इसको इंटीग्रेट यहाँ पे कर लेंगे। तो अगर अपने को ये लिमिट निकालनी है तो n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे क्या है 1 - ये हो जाएगा 0 की पावर इंफिनिटी। तो ये जो है 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म अपने यहाँ पे जनरेट होगी। तो हम इस लिमिट को डायरेक्टली इवैल्यूएट कर रहे हैं यहाँ पे पहले। और 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं t रेज़ टू पावर लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, ये जो वैल्यू इसमें से -1 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय n, ये आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये जो 1 है 1 से कैंसिल, n से कैंसिल, तो ये वैल्यू आएगी e की पावर -tq। तो ये आ गई हमारी यहाँ पे लिमिट की वैल्यू। अब ये जो लिमिट की वैल्यू आ गई है ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू e की पावर -tq। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है जो इंटीग्रेशन बनेगा वैसा बनेगा, -क्यूब रूट ओ इससे क्यूब रूट है e की पावर -t³ t²। उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ t³ को z मान के, क्योंकि मुझे दिख रहा है t³ है, ये t² dt dz में चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा 3t² dt इक्वल टू dz। तो जो अपना क्वेश्चन है वो अब इसमें हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन आए है उसको आप लिख सकते हैं -a से a हो जाएगी लिमिट, क्योंकि z पे लिमिट लिखनी है, ये आएगा e की पावर -z, और t² dt को अपन लिख देंगे dz/3। अब ये इंटीग्रेबल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे अब अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, इसको अपन यहाँ ले जा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर a से b होता है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx 0 होता है, ये मैंने तुम्हें बताई थी जब हमने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम पढ़ी थी। तो मैंने बोला था कि f(x) का एटलीस्ट 1 रूट होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट 1 रूट इन a to b, ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं पहले। दूसरी एक जो प्रॉपर्टी है जो सबको पता होती है कि अगर a से इंटीग्रेट करते हैं f(x) dx तो वैल्यू कितनी आती है 0। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। तीसरी एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर a से b f(x) dx है और f(x) जो है कोई एक पॉइंट बीच पे, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, या हम बोल सकते हैं पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है, या फिर नॉट डिफरेंशिएबल है, या नॉट कंटिन्यूअस है, कौन सी वैल्यू पे, सपोज एट x इक्वल टू c। तो आपको इंटीग्रेशन को ब्रेक करके दो पार्ट में सॉल्व करना होता है, a से c और c से b, ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करी थी, मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, उसके क्वेश्चन अपन ने जब किए थे। तो ये यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी और हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी है, ये अपने को पता होनी चाहिए। एक और बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं लिख देता हूँ कि a से b f(x) dx क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होती है माइनस टाइम्स ऑफ b से a f(x) dx। लोअर लिमिट अपर लिमिट एक्सचेंज हो जाती है जब आप आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो नेगेटिव साइन अगर हटाना है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। और एक प्रॉपर्टी तो अपन ये लिखते ही हैं कि a से b f(x) dx क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a से b f(t) dt।
ये सिंपल प्रॉपर्टीज है, x की जगह आप t भी पुट कर सकते हैं, इट इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा ये दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ये यहाँ पे, हाँ, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूं किंग प्रॉपर्टी। तो किंग प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि a से b अगर fx का इंटीग्रेशन है तो उसको आप a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो a और b है ये क्या है, लोअर और अपर लिमिट्स को रिप्रेजेंट करता है, a से लेकर के b तक। अगर आप x की जगह a प्लस b माइनस x पुट करेंगे तो दोनों के इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होती है। ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसका जेईई मेन में भी इस बार 2-3 क्वेश्चन आए थे, 3 या 4, और ये प्रॉपर्टी जनरली एडवांस में भी पूछी जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो दो प्रॉपर्टीज और हम देखेंगे बाद में, वो इसी से ही डिराइव होती है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसमें एक सबसे कॉमन टाइप होता है, वो इस तरह का एक्सप्रेशन होता है कि यहाँ पे ऐसा होता है, क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है कि नीचे दो टर्म्स होती हैं, टू टर्म्स इन डिनोमिनेटर, ऐसा आपको कभी भी दिखता है। और एक टर्म जो है अगर एफ एक्स है, दूसरी टर्म है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पे अगर अपना एफ एक्स है ये, और अगर अपन देखेंगे तो ये क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ए प्लस बी माइनस एक्स क्या है, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स। ये आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसमें ये क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो साइन एक्स है, और ये पाई कॉस हो गया साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये आपको जनरली क्वेश्चन में दिख सकता है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जो आपको क्वेश्चन में दिखेगी। यहाँ पे भी आपका एफ एक्स है, तो ये आपको कभी भी दिखता है। तो टू टर्म्स इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की एक टर्म आपको न्यूमरेटर में दिख सकती है, दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती, बट टू टर्म्स है, और एक में अगर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है और डिनोमिनेटर की एक टर्म न्यूमरेटर में दिख रही है, तो 100% श्योर हो जाओ आपको इसी प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम ध्यान रख सकते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, इसको डिराइव भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अब प्रॉपर्टी जब अप्लाई करते हैं इससे क्या होता है, डिनोमिनेटर की सेकंड टर्म न्यूमरेटर में आ जाती है। तो ये चीज होती है हमेशा। तो होता क्या है, जैसे देखो, अगर ये हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन आई, तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो आई को मैं वापस कैसे लिख सकता हूं, आई को मैं वापस यहाँ पे लिख सकता हूँ ए से बी, और अब x की जगह पुट करूंगा a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स आ जाता है, और नीचे आ जाता है यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाता है एफ एक्स। तो ये जनरेट हो जाता है। तो होता क्या है कि डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म्स आपको दिख रही हैं, दोनों में से एक टर्म न्यूमरेटर में दिख रही है पक्का, तो 100% ये किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। किंग प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट करते हैं, तो होता यह है कि प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो तो सेम रहता है, और न्यूमरेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में पहले दो टर्म्स थी, दोनों में से एक टर्म होती है न्यूमरेटर में, बाद में सेकंड टर्म न्यूमरेटर में आ जाती है। इट्स अ वेरी कॉमन वे जिस तरह से किंग प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन होता है। और किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में अपन क्या करते हैं, ये जो दोनों इंटीग्रेशन आते हैं अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाता है 2i, और जो राइट साइड का जो आपका एक्सप्रेशन है a से b, ये यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो a से b dx आ जाता है। इस तरह से अपन बोल सकते हैं राइट साइड का इंटीग्रेशन b माइनस ए आता है, तो i की वैल्यू b माइनस ए बाई 2 आती है। तो इस तरह का कभी भी एक्सप्रेशन, ऐसे छोटे क्वेश्चन आपको जेईई मेन में दिखे भी होंगे पहले, जैसे यहाँ पे अपने को ये दिख गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट और कहाँ दिख रहा है, ये देखो। तो इसको मेरे को देख के लग रहा है, अभी इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या वो जान करके दिया हुआ, उसका कोई यूज नहीं है। जब भी मेरे को डिनोमिनेटर में दो टर्म दिखती है और एक टर्म न्यूमरेटर में दिख रही है, तो हमेशा मेरे को ये चेक करना चाहिए कि अगर ये fx है तो a प्लस बी माइनस एक्स ये है या नहीं। तो मैं चेक करूंगा 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे निकालूंगा और वो यही वैल्यू आएगी। तो ये fx और f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स है, ये भी fx है, तो आंसर आएगा 10 माइनस 4/2। ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में तो अपने को ये डायरेक्टली चीज दिख रही है जो अपन ने अप्लाई कर दी, भले ग्रेटेस्ट इंटीजर हो या कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन मैं क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा log ऑफ एक्स स्क्वायर। इट डजंट मैटर क्या लिखा हुआ है, और न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की जगह लिख दूंगा log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं ये log में भी लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे मैं साइन लिख दूंगा, ऊपर नीचे cos लिख दूंगा, ऊपर नीचे e की पावर में लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीज आर ऑल सेम एक्सप्रेशंस, fx और f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। तो हिंट यही है सबसे बड़ा, दो टर्म्स आपको दिखेंगी दैट इज इन डिनोमिनेटर, और दोनों में से एक टर्म अगर आपको दिख जाती है न्यूमरेटर में, तो आपको जनरली इस चीज को चेक कर ही लेना चाहिए। मोस्टली इसका आंसर b माइनस ए बाई 2 ही होता है। तो ये हो गया हमारे इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरह के एक्सप्रेशंस में दिखती है। तो कभी भी ऐसे वाले ज्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सारे क्वेश्चन आप देख लो, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, 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 एक्सपोनेंशियल विद ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग, और यहाँ पे ये तो सिंपल एक्सप्रेशन है, तो डायरेक्ट अपने को दिख रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा आपको जनरली चेक कर लेना चाहिए। और ये मैं आपको बताया सेकंड टर्म न्यूमरेटर में आ जाती है, ऐसा जनरली होता है, ताकि अपन ऐड करते हैं तो कांस्टेंट में चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं बाकी वाले एक्सप्रेशन। तो ये वाला एक्सप्रेशन देखो जान करके 10 में दिया हुआ है, 10 में दिया हुआ है। अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो क्या आएगा, इसको मैं अगर लिखूंगा तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ नीचे sin 2x की पावर 1/3
प्लस cos 2x की पावर 1/3 और न्यूमरेटर में क्या आएगा cos 2x की पावर 1/3। तो देखो अब ये भी अपने को ही दिख रहा है, जैसे ही मैंने साइन कॉस में चेंज किया तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पे 2x लिखा, यहाँ तक अपने क्लियर है। इसमें भी अगर आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके ऐड करोगे तो ये b माइनस a/2 ही आंसर आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में a प्लस b माइनस x क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें अगर आप निकालेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब a प्लस b की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ना ये मल्टीपल ऑफ जनरली π/2 ही आपको मिलेगी। उससे भी आपको हिंट लगना चाहिए कि आपको किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। किसी भी क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मल्टीपल ऑफ π/2 दिखता है तो आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने का सोचना है हमेशा। ये हिंट होता है, अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट को अगर ऐड करता हूं, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 6π/24, ये दिख रहा है। तो अब आप बोलोगे सर इसमें मल्टीपल ऑफ π/2 तो नहीं, ये π/4 आ रहा है। मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब क्या है, दैट इज π/2 हो सकता है, पाई हो सकता है, 3π/2 हो सकता है, 2π हो सकता है एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ π/2। अब आप बोलेंगे सर मेरे को यहाँ पे तो मल्टीपल जो दिख रहा है एडिशन वो π/4 दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे क्यों है, तो उसमें एंगल नोटिस करो, हमेशा ध्यान रखेंगे एंगल के ऊपर। एंगल है उसका 2 टाइम्स, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो अपने सम किया वो तो मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं दिख रहा, क्योंकि एंगल 2 टाइम्स है तो उसका आपको 2 टाइम्स करके चेक करना है। या फिर मैंने आपको हमेशा बताया था, मेरे को किसी भी फंक्शन के अंदर लीनियर जो है पसंद नहीं होता, मैं लीनियर को पहले टी पुट कर देता हूं। तो इसको मैं ऐसे भी स्टार्ट कर सकता था कि मैं 2x को पहले टी पुट कर दूं। 2x को आप जैसे ही टी पुट करोगे तो ये π/12 हो जाएगा और ये 5π/12 हो जाएगा। अब अगर आप लोअर और अपर लिमिट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज नथिंग बट π/2 का मल्टीपल, तो वो आपको वहां पे दिख जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में आपको π/2 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स दिख रही है, तो उसके केस में आपको क्या करना है, हमेशा लीनियर की एक्सप्रेशन को देखना है, वहां पे डबल या ट्रिपल एंगल तो नहीं है, उसको पहले टी पुट करेंगे तो आपको π/2 का सम दिख जाएगा। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ये आपको 99% क्वेश्चन में डेफिनेटली दिखेगा। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस की। तो होता क्या है, देखो अगर मैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक की बात करता हूं तो उसके केस में क्या होगा, a प्लस b की वैल्यू क्वेश्चंस में होती है मोस्टली 0, ये मोस्टली 0 होगी वैल्यू, ये आपको दिखेगी क्वेश्चन के अंदर, इसका सम मोस्टली 0 होगा। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के केस में आपको ये ऑब्जर्वेशन से मैं बता रहा हूं कि आपको दिखेगा मोस्टली 0। जैसे यहाँ पे देखो ये -1 से 1, -π/4 से π/4, -π/2 से π/2। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे लॉग और एक्सपोनेंशियल के आगे से जब भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन देखेंगे इस चीज को नोटिस करना स्टार्ट करना कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम मोस्टली आपको 0 ही दिखेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इट्स अ वेरी कॉमन वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में होता क्या है, इसमें जब सम 0 दिया होता है तो क्या होता है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करता हूँ और इसमें मैं लगाता हूँ दैट इज ये वाली प्रॉपर्टी, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये वाला, तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ इंटीग्रेशन नंबर 1 और मुझे पता है लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम 0 है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है 1 + 3 की पावर x, ये भी मैच कर रहा है। अब इसमें भी मैंने बोला है डिनोमिनेटर की एक टर्म न्यूमरेटर में दिखेगी, इसमें न्यूमरेटर में कौन सी टर्म है जो आपको नहीं दिख रही है, वो है 1, क्योंकि 1 हर जगह होता है, 2 टर्म्स है नीचे उसमें से एक टर्म ऊपर 1 है वो भी दिख रही है। तो ये हिंट है, ये हिंट है, ये हिंट है, तो आपको किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लेकिन अब आप आगे बोलेंगे सर कि -a से a की हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसमें तो अपन इवन और ऑड फंक्शन चेक करते हैं, तो मैं बाद में वो प्रॉपर्टी बताऊंगा। वो जो प्रॉपर्टी है किंग प्रॉपर्टी का ही एक्सटेंशन है, वो उसी से वो प्रॉपर्टी आती है। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो किंग प्रॉपर्टी ही है, उसी से जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं हम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसी को ही पहले चेक करता हूं, जब ये मिलती है तो मैं ये अप्लाई करता हूं, अगर ये नहीं मिलती है फिर इवन ऑड के ऊपर आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, वो दिखने लग जाएंगे आपको क्वेश्चन। तो मेरे को -a से a दिखा, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, एक टर्म न्यूमरेटर में, तो 100% मैं ये सोचूंगा तो ये वाला जो क्वेश्चन 1 है इसमें किंग प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, जो इंटीग्रेशन आई है उसको मैं वापस लिख सकता हूं -π/2 से π/2 और क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x आएगा। तो देखो ये वाला ऊपर वाला तो इवन फंक्शन ही हो रहा है और ये कितना आ रहा है 1 + 3 की पावर -x, ये एक्सप्रेशन आएगा। और 1 + 3 की पावर -x को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर x यहाँ ले लूं और न्यूमरेटर में भी ले जाऊं मैं 3 की पावर x और लिख लूं इसको dx। तो ये जो इंटीग्रेशन नंबर 1 था इससे मैंने जनरेट किया इंटीग्रेशन नंबर 2 आफ्टर अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, ये हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन जनरेट कर लिया इससे। तो अब मैंने यहाँ बोला है जैसे आप प्रॉपर्टी लगाओगे डिनोमिनेटर की सेकंड टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो देखो डिनोमिनेटर की सेकंड टर्म क्या है 3 की पावर x, ये आया न्यूमरेटर में। और उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है 1 + 2, और जैसे ही आप 1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर x तो कॉमन, ये है 1/1 + 3 की पावर x, ये है 3 की पावर x अपॉन 1 + 3 की पावर x, तो ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 2i = -π/2 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इसमें चेंज हो जाएगा।
तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इससे, दैट इज यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में अगर आप किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, किंग तो लगा लिया अपन ने, यहां तक अपने को क्लियर होना चाहिए, तो ये इसमें भी लगेगा। और इस तरह का क्वेश्चन इस बार जेईई मेन में आया, देखो sin 4 प्लस cos 4, तो देखो माइनस ए से में, ये तो इवन फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इवन फंक्शन है, उसके साथ में एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल में एक टर्म 1 है, वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो अगर आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो दूसरी टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल ही होना है, तो ये ऐसे ही बनेगा। इवन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो जब आप ऐड करेंगे 2i आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0 से पाई, ये जो भी है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इवन फंक्शन, ये इसमें ही चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, और इसी तरह के दो क्वेश्चन इस बार जेईई मेन में रिसेंटली भी 2022 में भी आए थे। अभी मैं आगे बाकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करूंगा, तो आपको समझ आएगा क्यों प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस है, कहां इसका इंपॉर्टेंस है। तो हमेशा पहले किंग प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है, यहां तक अपना क्लियर है। इसके अलावा क्या है, f of x plus f of a plus b minus x equal to constant और given in the question, ये कहां इंपॉर्टेंट है, तो ये सब मैंने तुम्हें बता दिया कैसे दिखेगा। ये जो नीचे वाले ऑब्जर्वेशन है, ये आपको हमेशा करने होते हैं जब फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसका इंटीग्रेशन करना है। ये वाला ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा क्वेश्चन में करना होता है, फंक्शन आपको नहीं दिया, फंक्शनल रूल की फॉर्म में लिखा हुआ है f of a plus b minus x। तो अगर आपको ये चीज कांस्टेंट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में फंक्शन नहीं दिया होगा, ऐसे दिया होगा दिस प्लस दिस इक्वल टू कांस्टेंट, और या फिर आपको ये वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर कि ये वैल्यू जो है इसका सम है इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। अभी हम इसके भी क्वेश्चन देंगे तो ये भी चीज क्लियर हो जाएगी, तब भी अपने को इस प्रॉपर्टी का सोचना होता है। हाँ रोहित बताओ। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट है, सो उसमें आपने लॉग कैसे लिया? लॉग नहीं लिया, मैं तो वहां ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हो सकता है क्वेश्चन में, यहाँ पे ऊपर नीचे लॉग भी हो सकता है, ऊपर नीचे साइन भी हो सकता है, वो सेम ही क्वेश्चन है। मैं नए नए क्वेश्चन बनाता रहूं, log of x square अपॉन log of this plus log of x square, एक ही बात है, they all are same क्वेश्चन। यस, समझ में आ गया? ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, नीचे दो टर्म है, एक टर्म ऊपर है, तो डेफिनेटली दूसरी टर्म जो है a प्लस बी माइनस एक्स का ही एक्सप्रेशन होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्वीन प्रॉपर्टी में डिस्कस करूंगा, अभी आगे आएगी, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं बताऊं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है किंग प्रॉपर्टी। हाँ बोलो सर, वहां पे अगर लॉग भी रहा तब भी हम लोग ए से बी वाली प्रॉपर्टी लगा के ऐड कर देंगे ना? हाँ, और यही आएगा आंसर b माइनस ए बाई। यस सर। आपको जब भी ऐसा दिखेगा ना, तो b माइनस ए बाई ही आंसर आएगा, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। तो इसीलिए मैं देखता हूं नीचे दो टर्म और नीचे की एक टर्म ऊपर, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो वो मोस्टली यही एक्सप्रेशन होता है, वो कैसा भी हो यही होता है वो। और ऐसे छोटे क्वेश्चन जे एडवांस में आते हैं जब, तो वो ऐसे नहीं आते, वो ऐसे आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जे एडवांस में आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन जे एडवांस में आया हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन दो क्वेश्चन अभी जेईई मेन में भी आए थे ऐसे वाले, जिसमें एक्सपोनेंशियल के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक था, एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट इवन था, sin 6 प्लस cos 6, एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में क्या है, ऐड जब भी करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता। तो अब अपने को ये क्लियर होना चाहिए, तो किंग प्रॉपर्टी का क्या है, तो जब भी मेरे को डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन दिखता है, मैं देखता हूं उसको पहले हमेशा ऑब्जर्व करो, फंक्शन दिया हुआ है या फंक्शन नहीं दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है, वेरी गुड, फंक्शन दिया हुआ है तो नोटिस करो, तीन ही तरह के फंक्शंस में मोस्टली किंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बनता है, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो जब भी आपको लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल लगेगा, तो आपको हमेशा किंग के बारे में ही सोचना है, कीप दिस इन योर माइंड, पहली चीज होगी खत्म। अगर आपको लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल के अलावा कुछ भी और दिख रहा है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि डिनोमिनेटर की दो टर्म है, ऊपर एक टर्म है, ये तो आपको हमेशा ही देखना है। लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक में तो दिख ही जाएगा नीचे की एक टर्म ऊपर है, एक्सपोनेंशियल में भी दिख जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक में ये भी ऑब्जर्व करो कि सम ऑफ लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना है, मोस्टली वो मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ही होगा, मैंने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें यही होता है। फिर दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें एक्सपोनेंशियल और लॉग होगा, तो उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम 0 ही होगा, तो ये कुछ हिंट्स हैं, उसमें माइनस ए से ए की फॉर्म में होगा, ये काफी कॉमन है। उसके केस में आपको हमेशा किंग प्रॉपर्टी लगानी होती है, और अगर आपको ये डायरेक्ट दिख गया तो आंसर b माइनस ए बाई 2 है, नहीं तो हमेशा अपन क्या करते हैं, किंग प्रॉपर्टी लगा के नया इंटीग्रेशन लिखते हैं, और किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद में हमेशा हमेशा नेक्स्ट स्टेप होता है दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करना, हमेशा, ऑलवेज, इसको दिमाग में रखूं, हमेशा आपको ऐड करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज अपन ने डिस्कस करी। अब इसका जो एप्लीकेशन अपन देखेंगे कि f of x और f of a plus b minus x equal to given in the question, ये कहां काम आएगा, ये जनरली काम आता है जब क्वेश्चन में फंक्शन नहीं दिया होता है, तो इसके भी क्वेश्चन अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं बाकी प्रॉपर्टी, क्वीन और जैक, ये दो प्रॉपर्टी और होती है। तो अब क्वीन प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस क्या है और जैक का इंपॉर्टेंस क्या है। क्वीन का तो ये इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन में माइनस ए से ए दिखेगा, अगर ये दिखता है तो अपन हमेशा चेक करते हैं कि फंक्शन एफ एक्स क्या है, इवन है या ऑड, तो अपन इसको ध्यान रख लेते हैं। एक्चुअल में ये आंसर आता कैसे, एक्चुअल में ये आंसर ऐसे आता है, अगर आप क्वीन प्रॉपर्टी को डिस्कस करोगे तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन आई मान लेता हूं, और अगर मैं इसमें लगाऊं यहाँ पे दैट इज किंग प्रॉपर्टी, तो देखो क्या आएगा, अगर मैं इस इंटीग्रेशन में आई में किंग लगाता हूं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या जनरेट होगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज वैल्यू माइनस ए से ए प्लस बी माइनस एक्स, अब इन दोनों का सम कितना है 0, तो यहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ये हमने क्या है, क्वीन प्रॉपर्टी किंग से ही आती है, कैसे आती है,
अगर मेरे को इसको प्रूव करना है ये 2 टाइम्स 0 से ए है या इसको प्रूव करना है ये वैल्यू 0 है, तो पहले मैं किंग ही लगाता हूँ, इसका डेरिवेशन यही है। फिर अपन किंग के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो इंटीग्रेशन 1 और 2 मिलते हैं आप उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2i इज इक्वल टू माइनस ए से ए, यही आएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स dx, ये जनरेट होता है। तो उसका डेरिवेशन इसी से होता है किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो ये आता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन में क्या, सॉरी प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ, प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है अगर फंक्शन ऑड है तो फंक्शन ऑड होगा तो क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा ना भाई। तो अगर ये वैल्यू इसके बराबर होगी तो उसके केस में क्या आएगा, ये जीरो आना है, ये जीरो आएगा, तो ये आंसर जीरो आएगा, इसीलिए इसका आंसर जीरो होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्वीन प्रॉपर्टी, इट इज नथिंग बट दिस प्रॉपर्टी ओनली जब माइनस ए से ए होता है। तो इसीलिए जो पहले वाले क्वेश्चंस थे जिसमें माइनस ए से ए था, मैंने क्वीन के बारे में टेंशन नहीं ली, क्योंकि इवेंचुअली क्या है, क्वीन जो है बाद में ही किंग का एक्सटेंशन है। तो इसको हमने सॉल्व कैसे किया, इसको ऐड किया तभी अपना ये एक्सप्रेशन आया। अगर इसमें डायरेक्ट रिजल्ट अपने को दिख जाता है कि ये जो फंक्शन है ऑड है, तो डायरेक्टली हम उसको जीरो पुट करते हैं, इसको हम एज ए रिजल्ट की तरफ भी फिर ध्यान रखते हैं। तो वैसे क्वीन काम में आती है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं किंग को ही दिमाग में रखता हूं, मैं वही अप्लाई करता हूं। किंग अप्लाई जैसे ही करते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है फंक्शन, दो ही केस होंगे, या तो ये जो फंक्शन आएगा इसका नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, तो अगर इसका नेगेटिव जनरेट होगा तो आप ऐड करोगे तो जीरो आना ही है, मेरे को पता ही है क्योंकि ऐड ही करते हैं। या फिर क्या होगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। इवन फंक्शन मतलब जैसे ही आप किंग अप्लाई करोगे तो आपको सेम इंटीग्रेशन वापस दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा था एक इंटीग्रेशन आई, हमने लिखा था दैट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स। बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपन ले, तो मैंने अभी पीछे प्रॉपर्टी लगाई थी cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 की पावर एक्स में किंग, तो उससे क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया था। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं वापस से किंग इसमें लगाता, तो मैं वापस से किंग लगाऊंगा, मतलब x की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा, तो ये क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स। अब मुझे दिख रहा है ये फंक्शन इवन आ गया, तो अगर ये फंक्शन अब मुझे दिख रहा है इवन आ गया, किंग से फायदा नहीं हो रहा, तो अगर किंग अप्लाई करने के बाद में सेम इंटीग्रेशन बन जाता है, मतलब सेम ही चीज वापस आ गई, और माइनस ए से ए है तो हम इसको लिख लेते हैं 2 टाइम्स 0 से ए। अब इसका ग्राफिकल मतलब क्या है, इसका ग्राफिकल मतलब है कि अगर आप इवन फंक्शन का ग्राफ देखेंगे तो वो चीज समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पे अगर इवन फंक्शन की बात करता हूं, इवन फंक्शन क्या स्टेट करता है, इवन फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो बोलता है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, राइट। तो वैसे इस प्रॉपर्टी को याद रखना भी जरूरी है, आप सिर्फ ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं। इवन फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, राइट। तो हमने ग्राफ से बहुत देखे जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं जैसे राइट में होते हैं वैसे ही लेफ्ट में होते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर मैंने इस पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो ये आया cos स्क्वायर एक्स, तो वापस से cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, मेरे को दिख रहा है। तो माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन का मतलब है कि अपन यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करें, ये रहा माइनस से, ये रहा अपना ए। इवन फंक्शन में माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एरिया आएगा और यहाँ पे ये जो एरिया आएगा सेम है, तो हम बोल सकते हैं इसका 2 टाइम्स 0 से, इसीलिए अपन यहाँ पे ये वैल्यू लिखते हैं। इट मींस दैट तो क्वीन प्रॉपर्टी कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है कि हम अलग से कोई चीज याद रखते हैं। वो बेसिकली क्या है, आपने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, अगर वापस से वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ऐड करके जीरो आना है, अगर वापस से सेम वैल्यू आ जाएगी माइनस ए सेम है तो ध्यान रखेंगे माइनस ए सेम है, तब हम उसको वहां पे ब्रेक कर सकते हैं कि राइट साइड में जो वैल्यू होगी वही लेफ्ट में होगी, इसलिए उसको अपन 2 टाइम्स लिख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ जनरेट हुआ था 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स, अब मैं फिर से किंग अप्लाई करता हूं। तो मैं हमेशा किंग तो अप्लाई करने का सोचता ही हूं जब भी लोअर लिमिट अपर लिमिट का सब मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से किंग अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर एक्स, क्योंकि a प्लस b माइनस एक्स पुट करेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जब भी किंग अप्लाई करेंगे ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या है, 2i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन अपने को पता है x होता है, तो डायरेक्ट अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी यू हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग एंड अप्लाइंग एंड अप्लाइंग। उसमें अगर कोई क्वेश्चन माइनस ए से ए होता है तो बीच में क्वीन आ जाती है, क्योंकि क्वीन इज एक्सटेंशन ऑफ किंग। तो किंग से क्वीन पे आने के लिए आपको दो तरह के फंक्शन दिखेंगे, या तो ऑड या इवन। ऑड दिखेगा तो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि ऐड करने पे जीरो आना, इवन दिखेगा मतलब सेम ही वैल्यू वापस आ गई, सेम ही वैल्यू वापस माइनस ए से। तो ग्राफिकली इसको विजुलाइज करेंगे तो जीरो से जो ए में आंसर आएगा वही जीरो से माइनस ए में आंसर आएगा। दिस इज बेसिकली क्वीन प्रॉपर्टी। तो ऐसी क्वीन प्रॉपर्टी आती है। ऐसे यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम इसको ये लिख लेते हैं। ये कब लिखते हैं, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो ये भी वैल्यू कैसे आती है, देखो ये वैल्यू कैसे आती है कि अगर मैं इसको यहाँ पे आई मान लूं, फिर अब इसमें लगाऊं मैं किंग, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किंग लगाने से ही आती है। तो अगर आप इसको किंग लगाओगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा 0 से 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यही आएगा। अब आपने बोला कि आप सर इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि हमेशा अपन ये करते हैं। तो अगर मैं सपोज इसको 3 और 4 बोल देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 3 और 4 को ऐड करूं। तो आप नोटिस करो 3 और 4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब अगर हमें क्वेश्चन में लिख दिया कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको भी एफ एक्स लिख देंगे। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2i क्या आएगा, 0 टू 2a वही आ जाएगा, और आ जाएगा 2 टाइम्स ये वैल्यू आ जाएगी।
तो आपको सेम ही वैल्यू वापस मिल गई। तो अब यहाँ पे जैक प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है? जैक प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि कोई भी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, अगर आपने इसमें लगाई किंग प्रॉपर्टी, ठीक है, और किंग लगाने के बाद में सेम फंक्शन का एक्सप्रेशन आ गया, सेम एक्सप्रेशन। सेम एक्सप्रेशन किसमें आता है? एक तो आता है माइनस ए से ए में। अगर माइनस ए से ए में सेम आता है तो हम क्या बोलते हैं? ये इवन फंक्शन, इसको 2 टाइम्स 0 से इससे कर देते हैं। लेकिन वो बोलता है कि अगर सेम एक्सप्रेशन आता है 0 से समथिंग में, 0 से स्टार्ट होने वाला, जो समथिंग आप उसको 2a भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। बट इफ यू अप्लाई द किंग प्रॉपर्टी एंड यू गेट द सेम फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द किंग प्रॉपर्टी, तो हम क्या करते हैं? इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 0 टाइम्स, जो सेम इंटीग्रेशन है उसको चेंज किया जा सकता है 2 टाइम्स 0 से। तो ये जो अपर लिमिट होती है उसको आप हाफ कर देते हैं और आगे 2 ले आते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलना चाहूंगा तो प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया हुआ इंटीग्रेशन में अगर हम लगाएंगे किंग प्रॉपर्टी, तो क्या केस हो सकता है? वो केस हो सकता है a से b का, या केस हो सकता है माइनस ए से ए का, या केस हो सकता है 0 से 2a का। 3 केस है जब किंग प्रॉपर्टी लगाओगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैंने किंग प्रॉपर्टी लगाई a से b वाले में, वो क्वेश्चन तो अपन ने कर ली। अगर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन माइनस ए से ए दिया हुआ है और आपने किंग लगाई, नेगेटिव आ गया तो ऑड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन 0। माइनस ए से में अगर आपने किंग लगाया, सेम ही चीज आ गई, तो इसका मतलब इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब 2 टाइम्स 0 से, अपन ने ग्राफ से इसको देख लिया। अब अगर ये बोलता है कि एक्सप्रेशन 0 से समथिंग है, 0 से सम अपर लिमिट, किंग लगाया, सेम ही चीज वापस आ गई, वो यही चीज यहाँ पे बोल रही है कि अगर आपने किंग लगाया तो ये दोनों, इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है? सेम है। 0 से सम लिमिट है और अगर आपने किंग लगाया, सेम एक्सप्रेशन वापस आ गया, तो आप लिख सकते हैं 0 टाइम्स अपर लिमिट को आधा कर देंगे और 2 को ले आएंगे आगे। उस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अपन समझते कैसे हैं कि इसमें ऐसा क्यों होता है? माइनस ए से में समझना 0 है, 2 टाइम्स कर देंगे 0 से, इसमें ऐसा क्यों होता है? तो f of 2a minus x equal to fx लिखा हो, या f of a minus x equal to a plus x लिखा हो, ध्यान रखो ये दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से हम इसको 2 टाइम्स 0 से a लिख लेते हैं। तो अब अपन इसको यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या आएगा? देखो, तो इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने ये चीज कैसे निकाली? अगर आप x की जगह पुट कर देंगे a प्लस टी, तो क्या आएगा? a प्लस टी, यहाँ क्या आएगा? a माइनस टी। तो ये चीज मैंने ऐसे लिखी, तो ये और ये चीज सेम है, आप एक से दूसरे पे जा सकते हैं। अब ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a क्यों है, इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले अपन लाइन बना लेते हैं a, तो सपोज ये अपना a है। मैं हमेशा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाता हूँ, आप कहीं पे भी बना सकते हैं, हर चीज के लिए ट्रू होता है। मैंने बना दिया a, ये मेरा x इक्वल टू a है, मुझे 0 से 2a जाना है, तो a यहाँ नहीं बनाते, थोड़ा सा बीच में बना लेते हैं, पहले 2a बना लेते हैं। तो 2a बनाएंगे तो ये अपना सपोज 2a है। अब अपन बना लेते हैं a। अब अगर अपन यहाँ पे a बनाएंगे तो क्या आएगा? दिस विल बी और a। अब वो बोल रहा है कि 0 से 2a का इंटीग्रेशन है फंक्शन का, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट करें जो भी फंक्शन का ग्राफ है। मैं बोल रहा हूं कि अगर f of 2a minus x equal to fx है, तो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x equal to a लाइन के होता है। ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपन ये चीज कैसे बोल सकते हैं? तो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप x को 0 पुट करो तो क्या आएगा? अगर आप x को 0 पुट करोगे तो f of 0 equal to f of 2a आ रहा है, ये तो अपने को दिख ही रहा है। अगर ये दिया हुआ है तो अपने को दिख रहा है कि 2a पे जो फंक्शन की वैल्यू है वही क्या है? f of 0 पे वैल्यू। सपोज दोनों की वैल्यू को मैं ये मार्क कर देता हूँ कि दोनों वैल्यू सेम। फिर आप क्या करेंगे? x की वैल्यू ले लो, सपोज a by 2। सबसे सिंपल तरीका ये होता है, a by 2 लेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है सपोज ये है, तो 3a by 2 पे भी क्या होगी? सेम वैल्यू होगी, राइट। तो आप सिंपली वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे सिमेट्री, जैसा ग्राफ इधर दिखेगा वैसे उधर दिखेगा। आप बाकी पॉइंट पुट करते जाओ। a by 4 पुट करोगे तो 2a minus a by 4, तो a by 4 यहाँ आएगा, 2a minus a by 4 यहाँ आएगा। तो अब आपको दिख रहा है 0 से जितना आगे आप जाएंगे और 2a से आप जितना पीछे जाएंगे, सेम ही पॉइंट पे आपकी सेम टाइप की वैल्यू आएगी। जैसे a by 4 पे वैल्यू निकालेंगे तो सपोज यहाँ वैल्यू आ रही है, तो 2a minus a by 4 पे भी सेम वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू दिस। तो अब आपको दिख रहा है ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a, हमें यहाँ पे दिख रहा है। और ये चीज अगर ऐसे लिखी हुई है तो बहुत ईजी है कि a पे जो वैल्यू है और a से अगर अपन आगे गए x और a से अपन पीछे गए x तो सेम वैल्यू है, इसका मतलब ये। इसीलिए ग्राफ क्या है? सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a। सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा ग्राफ ऐसे बना लेता हूँ। एक सिंपल ग्राफ मैंने ले लिया सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिकली इसको समझना, फिर ये आपके लिए इजी है। तो जैसे मुझे ये दिखा, इस क्वेश्चन में अगर ये भी लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, मुझे पता है सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a है, तो अगर मेरे को 0 से 2a इंटीग्रेट करना है तो मैं बोलूंगा 0 से a इंटीग्रेट कर लो और उसका डबल कर लो, वही तो लिखा हुआ है। तो ग्राफिकली इस प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है। तो ये जो चीज है दिस इज सिमिलर टू व्हाट? इवन और ऑड फंक्शन। देखो ये सिमिलर टू इवन ऑड ही है, क्योंकि इवन ऑड में यहाँ पे ये y एक्सिस होती है, यहाँ पे ये x इक्वल टू a है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, यहाँ पे x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं है, दे आर द सेम प्रॉपर्टी। डिफरेंस यही है किसके अबाउट सिमेट्री है, x इक्वल टू 0 के अबाउट है या x इक्वल टू a के अबाउट है। x इक्वल टू a के अबाउट है तो 0 से a में जो आंसर आएगा उसका डबल कर देंगे, इसीलिए अपन 0 से लेते हैं।
ये चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि तभी हम ये चीज यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सिमेट्री वहां पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बाकी दोनों प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ, नहीं तो आगे फिर अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सिर्फ है दैट इज तो चलो अब इसके बाद में हम पहले देखते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद में एक या दो ही प्रॉपर्टी बचेगी जो अपने को ध्यान रखने होते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होगी अपने आप यहाँ पे। अब मैंने आपको किंग प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस वो बताया जिसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें फंक्शन नहीं दिया हुआ होता। तो जिसमें आपको फंक्शन नहीं दिया हुआ होता तो कोई सा भी क्वेश्चन आए, इट्स नॉट अबाउट किंग प्रॉपर्टी। मुझे तो ये पता है किंग प्रॉपर्टी से होगा, लेकिन मुझे कैसे पता लगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? तो क्वेश्चन में अपने को एक ये चीज दी हुई है, तो आपको एक फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई होगी इस तरह से, f of 1 - x = f of x। सपोज ये अपने को दिया हुआ है और ये अपना इंटीग्रेशन और ये अपना इंटीग्रेशन है। जिस भी क्वेश्चन में फंक्शन नहीं दिया, मैं हमेशा ये मान के चलता हूं जो भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है वो किंग से सॉल्व होगा। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आता है। कोई भी क्वेश्चन में देखता हूं तो हमेशा पहले मैं उसी को चेक करता हूं और एलिमिनेट करता हूं। अगर वो नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहली चीज मैं ये चेक करता हूं। किंग को चेक करना कैसे इजी है? जब फंक्शन नहीं दिया तो आपको सिंपली वैल्यू चेक करनी होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट की। आपको सिर्फ ये वैल्यू चेक करनी है, कौन सी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ये आपको चेक करना है हमेशा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट किंग प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए से बी। इसमें अब हमेशा अपन क्या चेक करेंगे? ए प्लस बी। आप हमेशा पहले इसको चेक करेंगे, ये आपको चेक करना है हमेशा। तो अब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेक करेंगे तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3 और ये आ रही है वैल्यू -2। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1। अब जो किंग प्रॉपर्टी बोलती है वो ये बोलती है कि जो भी क्वेश्चन है मैं डिफॉल्ट मान के चलता हूं किंग से सॉल्व होगा। तो उसमें ये बोलती है कि क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं a प्लस बी माइनस एक्स जो है फंक्शन के अंदर दिया हुआ होगा। ये जो है क्वेश्चंस में मोस्टली गिवन होता है। ये आपको चेक करना है नेक्स्ट। दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक नेक्स्ट। तो पहले आप वो चेक करेंगे a प्लस बी कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वो तो चेक क्या करना है, वो आपको इवेल्युएट करना है। और मोस्टली क्वेश्चन में जब भी फंक्शन नहीं दिया होता तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। जैसे अगर अपन यहाँ देखेंगे ये वैल्यू 1 है तो आपको अब यहाँ पे दिख रहा है ये क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है f of a प्लस बी माइनस एक्स। यही लिखा हुआ है और ये आपको दिखा हुआ है इक्वल टू fx। तो अब अपने को ये जो एक्सप्रेशन है वो यही है, a से b यही वाली वैल्यूज है, यही आपको क्वेश्चन में इस तरह से दी हुई है। तो a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू fx ये आपको जैसे ही दिख गया तो यही आपको पहले चेक करना है। अगर आपको ये दिख जाता है तो इस क्वेश्चन का हिंट यही है, आपको किंग प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करना है। तो कोई भी फंक्शन का क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन नहीं दिया हुआ, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कोई फंक्शन रूल दिया हुआ, फंक्शन रूल में मैं हमेशा चेक करता हूं जो भी फंक्शनल इक्वेशन है कि इसमें जो भी फंक्शन के अंदर a प्लस बी माइनस एक्स दिया हुआ कहीं वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स की फॉर्म में तो नहीं है। अगर है तो हमें पता है किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व। फिर आपके ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, एक इंटीग्रेशन को दूसरे इंटीग्रेशन से रिलेट करना होता है, जैसे r1 को r2 से रिलेट करना है या सॉल्व करना है, तो हमें पता है किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो आप इसमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करो या इसमें? तो मैं इसमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं, x की जगह 1 माइनस एक्स। यहां अप्लाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फिर से वही इंटीग्रेशन मिल जाएगा, f of 1 माइनस एक्स तो fx ही है। तो इसलिए मैंने इसमें किंग नहीं लगाई, इसमें मैंने किंग लगा दी। अब अगर मुझे पता है r1 और r2 में कोई रिलेशन है, उसका मतलब है जो r2 का एक्सप्रेशन है वो कैसे भी करके r1 को जनरेट करेगा, तभी तो r1 और r2 में कोई रिलेशन आएगा। तो अब r2 के एक्सप्रेशन में देखता हूं r1 जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय f of 1 माइनस एक्स, क्योंकि अपने को लिखा हुआ है f of 1 माइनस एक्स क्या है? fx। तो जैसे ही मैंने ये जनरेट किया किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके, मुझे जनरेट तो करना ही है क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में हिंट है। तो मैंने जैसे ही जनरेट किया तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप यही, आपको इसको यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दी तो ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। किंग प्रॉपर्टी का काम खत्म, इस एक्सप्रेशन का काम खत्म, इसीलिए दिया हुआ। अब उसके बाद में r2 में मैं r1 जनरेट करूंगा क्योंकि तभी r1 और r2 में रिलेशन आएगा। तो r1 कैसे जनरेट करेंगे? 1fx अलग कर लेते हैं और यहाँ पे r1 जनरेट करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1fx अलग कर लेता हूँ। देखो ये r1 जनरेट हो गया और जो दूसरा वाला है उसमें देखो xfx, ये अपने आप r2 जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है -2 से 3 है, ये भी -2 से 3 है। तो ये अपने आप ही जो बचे हुए एक्सप्रेशन में जनरेट हो रहा है ये r1 और ये अपना जनरेट हो रहा है r2। अब अपने को दिख रहा है यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा 2r2 इक्वल टू r, ये r1 और r2 में रिलेशन आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया जिसमें फंक्शन नहीं दिया हुआ लेकिन ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो हमेशा आपको पहले किंग को चेक करना चाहिए, उसको रूल आउट करना चाहिए। हो सकता है किंग लगेगी तो किंग अप्लाई करके ही सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन, fx दिया हुआ है इसमें, लेकिन वो उसने जान करके यहाँ पे fx का एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ। तो अब यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखी हुई है f of -a और f of a। दोनों क्वेश्चंस में देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है। यहाँ पे I1 और I2 में रिलेशन निकालना, मैं बाद में आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिसमें I1 और I2 में रिलेशन निकालना होता है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफरेंट होती है, इसको सब्स्टिट्यूशन से रिलेट किया जाता है। तो वो नेक्स्ट क्लास का अपना टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अपन डिस्कस करेंगे। एक इंटीग्रेशन को दूसरे में चेंज कैसे करना है जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफरेंट होती है। लेकिन अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, हमेशा मेरे दिमाग में आता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जनरेट करना।
तो यहाँ पे मैं इसको जनरेट करने की कोशिश करूंगा, हमेशा इसको चेक करूंगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ माइनस ए का सम कितना आ रहा है। आई विल ऑलवेज चेक दिस फर्स्ट। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ माइनस ए का मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज नथिंग बट 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1 आ रही है। इट इज कमिंग आउट टू बी ए कांस्टेंट वैल्यू। तो ये अब क्वेश्चन में क्या किया, देखो इसने क्या किया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम दिया नहीं यहाँ पे, उससे रिलेटेड फंक्शन दे दिया, और अगर आपने वो इवैल्यूएट किया तो वो कांस्टेंट आ गया। इस क्वेश्चन में वो ऐसे भी दे सकता था कि ये नहीं देता आपको, ये दे देता, ये दे देता, और क्वेश्चन में ये दे देता। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा ही हो जाता जैसे वो क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये अपना I1 है, ये I2 है। इसमें अगर आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो एक्स की जगह 1 माइनस यही करेंगे, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स पुट करेंगे, क्योंकि अब इससे अपने को पता लग गया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ माइनस ए का सम कितना है, दिस इज नथिंग बट ए कांस्टेंट वैल्यू। ये कितना है, दिस इज नथिंग बट 1। तो एक्स की जगह अगर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करेंगे, बोथ आर द सेम वैल्यू। तो एक्स की जगह 1 माइनस एक्स अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो आपको वापस वही एक्सप्रेशन दिख जाएगा I2, तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पुट करूंगा, यहाँ जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा इसमें, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा एक्स। फिर अब मुझे पता है I1 और I2 में रिलेशन निकालना है, तो इस I1 में मैं I2 जनरेट करूंगा, मुझे दिख रहा है ये जनरेट होता। तो 1 अलग कर लेंगे और x अलग कर लेंगे, तो ये देखो मेरे को यहाँ दिख रहा है दिस इज नथिंग बट I2, और ये अपना है I1। तो ये सेम ही आंसर आ रहा है काइंड ऑफ 2I2 इक्वल टू I1। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 निकालना है, I2 अपॉन I1 निकालना है, वो आंसर निकाल सकते हैं। तो सेम ही क्वेश्चन है बट अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये वैल्यू दी भी होती है इस तरह से, फंक्शन नहीं दिया होता। किसी किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दी होगी, फंक्शन दिया होगा। बट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि फंक्शन के अंदर जब भी आपको a प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है तो मोस्टली लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम इसी के बराबर आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। तो अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा एक और अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। इसमें अपने को जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है वो ये इंटीग्रेशन। तो मेरे को दिखा यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या है, 2 प्लस 0 माइनस एक्स। तो ये दिख रहा है मेरे को 2 माइनस एक्स। अब इसमें जो ये इक्वेशन दी हुई है इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चंस में था वो नहीं दिया हुआ कि यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शनल इक्वेशन नहीं दी हुई, यहाँ फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है डेरिवेटिव के अंदर, इसके अंदर। तो अब मुझे पता है, जैसे ही मुझे दिखा और मुझे दिख रहा है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स फंक्शन के अंदर दिख रहा है, तो मुझे ये आइडिया मिलता है कि इसमें मुझे किंग लगाना पड़ेगा। और किंग लगाने के बाद अपन क्या करते हैं, दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं, हमेशा अभी तक यही करते हैं, तो यही करना होगा। तो अगर मैं किंग लगाऊंगा भी तो एफ ऑफ 2 माइनस एक्स आएगा, फिर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मैं जनरेट कर रहा हूँ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। मुझे ये पता है दिमाग के अंदर। तो अगर मुझे इसका एडिशन जनरेट करना है तो मुझे यहाँ पे ये डेरिवेटिव हटाने पड़ेंगे, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तभी यहाँ पे एफ आएगा, तभी उसके एडिशन की वैल्यू को मैं इवैल्यूएट कर पाऊँ। तो कई बार ऐसे भी एक्सप्रेशन दिया हो सकता है। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये एफ एक्स आएगा, ये माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो अब इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट दी। तो इस क्वेश्चन में और चालाकी करी गई, डेरिवेटिव दे दिए, डायरेक्ट ये नहीं दिया। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था, दूसरे वाले क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है, तीसरे वाले क्वेश्चन में डेरिवेटिव की टर्म में दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके अलग अलग तरीके से लिखा गया है, दैट्स इट। तो आपको सिर्फ वही चीजें पकड़नी है, इसके अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है। तो अब मुझे पता है ये तो जनरेट करना ही है, तो मैं इसमें किंग लगा लूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं किंग लगाऊंगा तो मेरे दो एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएंगे, ये अपना एक इंटीग्रेशन और ये अपना दूसरा इंटीग्रेशन। और अपने को पता है किंग लगाने के बाद हमेशा अपन क्या करते हैं, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करूंगा तो मेरी ये वैल्यू आएगी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे ये वैल्यू पुट करनी है इक्वल टू सी, जो भी कांस्टेंट है। तो ये पुट करूंगा तभी अपना आंसर आएगा। अब इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालें, तो क्वेश्चन में कुछ और दिया होगा। तो देखो अपने को दिया हुआ f of 0 is equal to 1, ये दिया हुआ है, f of 2 is equal to e square। तो अब अपने को पता है कैसे भी करके अपने को इन वैल्यूज को यूज करना है। तो f of 0 equal to 1, f of 2 equal to e square, इसी से अपना c आना चाहिए। तो आप x को सिंपली 2 पुट कर दोगे तो यहाँ पे f of 2 भी आ जाएगा और f of 0 भी आ जाएगा। और f of 2 और f of 0 का सम अपन लिख सकते हैं, वो c के बराबर ही होगा। और जो c है वो वैल्यू अपन कितनी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू f of 0 है 1, f of 2 है e square। तो ये वैल्यू आ जाएगी e square plus 1। तो अपने को पता है इसकी वैल्यू अपने को e square plus 1 यहाँ पुट करनी। तो जैसे ही आप इसको e square plus 1 पुट करेंगे तो अब आगे तो इंटीग्रेशन हो गया सिंपल। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2i इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस e स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा i इक्वल टू 1 प्लस e स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो सकता है। तो ये सारे तीनों क्वेश्चन एक ही थे, अलग अलग तरीके से लिखे गए। मैंने तीनों तरीके से इसलिए बताया क्योंकि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक अच्छा क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम यहाँ पे एक और हेलो Sir, one second. Once please explain previous questions. प्रीवियस क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इज कि यहाँ पे अगर अपने को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, कभी भी क्या दिया हुआ है अपने को हमेशा चेक करना है, किंग के लिए हमेशा चेक करना है क्वेश्चन में f of x और f of a plus b minus x, ये जनरली कांस्टेंट वैल्यू दी हुई होती है। अगर ये अपने को कांस्टेंट दिया हुआ है तब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि किंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो हमेशा पहले तो अपन a plus b ही चेक करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ हो सकता है और क्वेश्चन में क्या दिया हो सकता है, इसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ हो सकता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो वैल्यू आएगी f डैश x माइनस f ऑफ a प्लस b माइनस x इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ हो सकता है, इट कुड बी आइदर एक्सप्रेशन।
ये दिया हुआ है तो उससे आप ये लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है तो उससे आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। अब इस क्वेश्चन में उसके डेरिवेटिव के टर्म्स में ये दिया हुआ है, तो इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो अपना वही एक्सप्रेशन आएगा, f of x plus f of a plus b minus x equal to constant। तो वही चीज यहाँ पे है, तो इसका मतलब किंग लगा के सिंपली ऐड करके सॉल्व करना है। और जो कांस्टेंट c की वैल्यू है यहाँ पे, इससे ये कांस्टेंट c की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो वैल्यू पुट करके आप c की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। सबको क्लियर है ना, ये समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ होता है जब अपने को फंक्शन नहीं पता, लेकिन अपने को क्वेश्चन में हिंट होता है कि किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी। इस पे बाद में आएंगे, पहले अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है फंक्शन f(x) ये सेटिस्फाई कर रहा है f of 0 = 3, अपने को ये वैल्यू निकाल। तो क्वेश्चन में अपने को ये दिया हुआ है, अब अपने को कैसे पता लगेगा किंग लगानी है नहीं लगानी? तो अब इस क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ f of x plus f of a plus b minus x equal to constant, इसके डेरिवेटिव के टर्म्स में दिया हुआ है समथिंग, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है आप, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लेकिन मेरे को एक चीज दिख रही है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सब क्या है 0, तो a plus b minus x लगाएंगे तो f of minus x आएगा, मुझे दिख रहा है ये f of minus x। तो थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया लग रहा है कि इस एक्सप्रेशन को कैसे भी यूज करना पड़ेगा और f of minus x और fx के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिंट है यहाँ पे f of minus x जनरेट करने का फ्रॉम हियर, और अगर हम f of minus x यहाँ जनरेट करेंगे तो अपन ऐड करेंगे, और अगर ऐड करेंगे तो f of minus x और f of x में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आए, तो वो निकालने के लिए अपने को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि आप इसको इंटीग्रेट करके डेरिवेटिव हटाएंगे, तभी आपका जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था f डैश वाला था f डैश x माइनस f of a plus b minus x, उसको इंटीग्रेट किया था तो f of x plus f of a plus b minus x आया। अब मुझे पता है अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगा, f डैश x के साथ fx लिख लेता हूँ, f of minus x जो है f डैश minus x के साथ में लिख लेता हूँ। तो अब मुझे दिख रहा है इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, dt लिखी हुई, तो इसको आप इंटीग्रेट करके डायरेक्टली dt by t, तो ये आएगा ln of fx dx। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ z, तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, माइनस dz लिखी हुई, तो ये यहाँ पे माइनस dz by z, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो ये वैल्यू आएगी माइनस ऑफ ln of f of minus x, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन माइनस, और जो कांस्टेंट था मैंने उसको c मान लिया। तो अब मुझे दिख रहा है ये ln this plus ln this आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ln of fx plus ln of f of minus x is equal to c। तो अब अपने को दिख रहा है ये ln a plus ln b दिया हुआ है। हर क्वेश्चन में अभी तक क्या था, f of x और f of a plus b minus x का सम दिया हुआ था कांस्टेंट, यहाँ पे अब उसका प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, f of x multiplied by f of minus x equal to c, ये जनरेट हो रहा है भाई प्रोडक्ट। अभी तक सारे क्वेश्चंस में सम जनरेट हो रहा था, इसमें प्रोडक्ट हो रहा है, होने तो भाई प्रोडक्ट जनरेट, तो ये आ रहा है f of x और f of minus x का सम। और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है f of 0 is equal to 3, तो अगर यहाँ पे इसको कांस्टेंट लिख लूंगा k, तो f of 0 3 है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी 9। अब अपने को यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, अभी तक अपने को सब जगह सम दिया हुआ था कांस्टेंट, इसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है, और प्रोडक्ट किसका है, f of x और f of a plus b minus x का प्रोडक्ट दिया हुआ है कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, बट अब हम इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुझे दिखता है f of x और f of a plus b minus x में कोई भी रिलेशन, तो हमेशा मैं किंग के बारे में सोचता हूँ, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। अगर किंग से कुछ नहीं होता तो फिर हम कुछ और सोचेंगे, लेकिन हमेशा किंग प्रॉपर्टी इज मस्ट। अब आप इसको इंटीग्रेट ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने ऐसे किया, नहीं तो अगर आप इसको इंटीग्रेट ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको एक तरफ लिया है fx f dash x, तो अगर आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा कि fx का डेरिवेटिव ये रहा, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये रहा, और अगर आप यहाँ देखेंगे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, ये रहा। तो ये लिखा हुआ है d by dx ऑफ f of minus x का माइनस मल्टीप्लाइड बाय fx, बेसिकली ये मैंने कुछ गड़बड़ करी, हाँ सही। तो ये जो वैल्यू है 0 है और बाहर माइनस साइन आएगा, क्योंकि माइनस ऑफ f of minus x का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव हो गया ना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का डेरिवेटिव और दूसरा मल्टीप्लाइड बाय पहले का डेरिवेटिव, ऐसा कुछ आएगा। तो इससे भी अपने को दिख रहा है अगर इसका डेरिवेटिव 0 है तो मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। वो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे आपको दो टर्म्स कभी भी दिखते हैं, इसका डेरिवेटिव यहाँ, उसका डेरिवेटिव वहां, तो आप ऐसे सोच सकते हो। तो अब मुझे पता है कि मैं किंग अप्लाई करने का सोच सकता हूँ, तो अगर किंग इसमें अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो जैसे ही आप इसमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो अपन एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद का अपने को हमेशा नेक्स्ट स्टेप पता है आपको क्या करना होता है, इसको ऐड करना होता है, तो आप सिंपली इसको ऐड करते हैं। और तो अपने यही सीखा है, हमेशा किंग अप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, तो आप ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। अब ऊपर आएगा ये, नीचे अब इसका प्रोडक्ट आएगा, तो नीचे प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा 80, 3 3 9, और एक आएगा fx और f of minus x का सम, वो अपने को प्रोडक्ट आएगा, वो वैल्यू कितनी है 9, तो 9 और 9 हो गया 80,
तो ये जो 18 वाला पार्ट है इसमें दो टर्म्स आ रही हैं बेसिकली, एक तो ये 9 आ रहा है और एक इसका प्रोडक्ट आ रहा है, बाकी टर्म में से 3 कॉमन आएगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम आएगा। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि ये हमें यहाँ पे ऐड तो करना ही होता है, ये तो मैंने हमेशा आपको किंग प्रॉपर्टी में बताया। उसके बाद में आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी देखो, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी देखो, ये एक्सप्रेशन आएगा 9 प्लस 3 टाइम्स एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस में आएगा एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ माइनस एक्स, ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। अब एफ एक्स सेकंड स्टेप में ही पुट कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। सेकंड स्टेप में यहाँ पे, यस सर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आसान हो जाएगी। हाँ वो भी बात सही है, तो फिर वो ऊपर चला जाएगा। यस सर, दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा। नहीं, कॉमन कटेगा कैसे, कटेगा कैसे? सर 3 को कॉमन करके डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। नहीं हाँ नहीं आ जाएगा, कटेगा। एक मिनट, हाँ नहीं कट जाएगा, सही बोल रहे हो आप। वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पुट कर देंगे 9 अपॉन एफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 9 अपॉन एफ एक्स, तो नीचे से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा एफ एक्स प्लस 3 अपॉन एफ एक्स। तो ये एफ एक्स प्लस 3 अपॉन एफ एक्स है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एफ एक्स, तो अपने को दिख रहा है 3 प्लस एफ एक्स यहाँ है, इस वाले में क्या है 3 प्लस एफ एक्स नीचे है और ऊपर वाली टर्म दूसरी ऊपर है। तो अब आप यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि अगर ये आई है तो इसको आप आई अपॉन 3 लिखना, फिर ऐड करना, तब वो कटेंगे, नहीं तो डायरेक्टली नहीं कटेंगे। क्या कटेंगे? नहीं कटेंगे, सॉरी एक मिनट। अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं तो अपना जो आई है उसको अगर अपन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक बार लिखते हैं वापस, तो आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 3 तो नीचे आएगा, तो 1/3 इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस 3, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करी मेरे हिसाब से, हाँ यही आएगा। तो कैंसिल नहीं होगा? नहीं अब हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो -51 से 51 है। अब अपने को इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस 3 को यहाँ ले आऊं और इसको लिख लूं 3i, 3i ऐसा आ जाएगा। Directly we can get 1/3 now, sir. अच्छा डायरेक्टली तो दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. In denominator we can take directly common 3, sir. हाउ यू विल टेक कॉमन? Sir, in numerator it is 6 plus f of x plus f of minus x, sir. हियर ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। ऐसे तो कर सकते हैं, यहाँ तो मुझे दिख रहा है, ऐसे तो सॉल्व हो ही रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो आ ही जाएगा, ये तो मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, कॉमन आ जाएगा 1/3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से तो अपन कर ही सकते हैं -51 से 51 दोनों 1/3 dx। ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये तो हो ही रहा है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, इससे अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन जो उसने बताया है मेथड, वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप एफ ऑफ माइनस एक्स जो आया है उसको पुट कर देंगे k अपॉन एफ एक्स, वो अपना कितना है 9 अपॉन एफ एक्स, तो उससे आपका ये जो इंटीग्रेशन सेकंड वाला है वो इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस 3, यहाँ पे अगर 3/3 प्लस एफ एक्स होता और अगर अपन उसको ऐड कर देते तो अपना आंसर आ जाता, मतलब वो कैंसिल हो जाता, राइट। तो अपन यही करेंगे, जो 1 है ना, 1 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से, क्योंकि हमारा आइडिया ये है कि इन दोनों को जब अपन ऐड करें तो ये कांस्टेंट जनरेट करे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, उससे क्या होगा 3/3 प्लस एफ एक्स आ जाएगा, प्लस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से करोगे ना तभी आपका वो एक जनरेट होगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 आप अगर ऐसा करोगे तो ये 6 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है राइट में क्या आएगी -51 से 51 dx आ जाएगा। वो ये कह रहा है आप ऐसे भी कर सकते हो, सही, अपन ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी तक अपन किंग में करते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद में तुम इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दिस इज ऑल्सो द राइट वे। और इस तरह से अगर आपको स्ट्राइक नहीं करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वट एवर आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल्सो वर्क्स। हमेशा सिंपली आपको दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, किंग अप्लाई करके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता है, अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं तो आप इस तरह से एलिमिनेट करके भी उसको बाद में ऐड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया, तो आगे चले। सर यस तो आपने जो लास्ट स्टेप में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 0 कैसे पुट की? 0 नहीं पुट करी मैंने, यहाँ पे 3 कॉमन लिया है, नीचे देखो 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो ऊपर और नीचे सेम चीज लिखी हुई है, वो कैंसिल हो जाएगी। यस सर। मैंने 0 नहीं पुट किया है, मैंने उसमें से कॉमन लिया है। ओके ओके सर। तो अपन ने अब यहाँ पे जो किंग प्रॉपर्टी उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, जिसमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन नहीं दिया हुआ, फंक्शन नहीं दिया हुआ तो उसमें सम का हो सकता है क्वेश्चन, सम के डेरिवेटिव का हो सकता है क्वेश्चन, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, उसके प्रोडक्ट का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसा भी क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में जो हिंट है वो यही है, ए प्लस बी माइनस एक्स आपको हमेशा क्वेश्चन में देखना है, एंड इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ए प्लस बी माइनस एक्स इन द फंक्शनल एक्सप्रेशन तो 99% को किंग से सॉल्व होगा, या कुछ पार्ट तो किंग से डेफिनेटली सॉल्व होगा, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, ये सबने पढ़ा हुआ होगा, ये किंग प्रॉपर्टी से इसका डेरिवेशन होता है और ये एनसीईआरटी में भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है।
मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये सब पढ़ते हैं, इसको हम एज ए रिजल्ट की तरह ध्यान रखते हैं। अब ये मैं क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इससे सॉल्व करेंगे। वो पुराना एक आईआईटी का क्वेश्चन है, वो सब्जेक्टिव आया था, उस तरह का क्वेश्चन वापस आ सकता है आईआईटी के अंदर, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव आल्सो। देखो कैसे, तो ये हमें रिजल्ट पता है 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin x, 0 से पाई बाय 2 log ऑफ cos x, और ये जो तीनों वैल्यू इक्वल होती है माइनस पाई बाय 2 ln, ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है। तो कोई भी इंटीग्रेशन जब भी बनेगा ln के अंदर, और यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बाद में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपने मेरे हिसाब से किए हुए होंगे। तो वैसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा इसका आंसर अपन ध्यान रखते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे होता है कि अगर ये है तो मुझे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जैसे दिखा, मुझे दिखा log ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैंने तुम्हें बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्या है, दैट इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ये हिंट है, ये हर जगह ऑलमोस्ट आपको दिखेगा। तो मेरे दिमाग में यही आया कि अगर मैं इस पे यहाँ पे लगा दूं किंग, तो किंग लगाने से क्या होगा, मैं क्या करूंगा, x की जगह पुट कर दूंगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये करूंगा। तो मैंने x की जगह पुट किया पाई बाय 2 माइनस एक्स, मैं जैसे ही x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करूंगा, देखो मेरे को ये मिल जाएगा sin पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा cos x। तो ये दोनों तो सेम है, हम डायरेक्टली किंग से बोल सकते हैं। तो मैंने किंग लगाया और मुझे सेम ही इंटीग्रेशन वापस मिल गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो अपन ने यहाँ पे देख लिया, ये आ गया किंग लगाते। अब ये वाली वैल्यू कैसे इसके बराबर आएगी, sin 2x की, तो वो भी अपन समझ सकते हैं। देखो कैसे, अगर मेरे को इसको प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, मेरे को वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे चेक करना है ये दोनों इंटीग्रेशन बराबर है या नहीं। तो उसका तरीका क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में भी मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा सेम चीज, कि अगर मेरे को दो इंटीग्रेशन को इक्वल प्रूव करने है, उनमें रिलेशन निकालना है, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, तो वो हमेशा हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। जैसे मुझे शो करना है अगर ये वाला इंटीग्रेशन इसके बराबर है, वैल्यू नहीं निकालनी है, या मुझे बोल देता इसका और इसका रेशो बताओ क्या है, उसके क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, एक इंटीग्रेशन को दूसरे में चेंज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा जनरली सॉल्व किया जाता है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का तरीका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का थॉट प्रोसेस ये होता है कि अगर आपको एक इंटीग्रेशन को दूसरे में चेंज करना है, या एक इंटीग्रेशन को दूसरे के साथ रेशो निकालना है, जो सब्स्टिट्यूशन से आपको सोचना है, तो आप सब्स्टिट्यूशन ऐसा पुट करते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में कैसे भी करके सेम आनी चाहिए, राइट। तभी तो हम बोलेंगे दोनों इंटीग्रेशन सेम है या इसका रेशो 1 होगा, तभी बोल सकते हैं दोनों सेम आनी चाहिए। दूसरी चीज जो आनी चाहिए कि जो फंक्शन का एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन के अंदर, वो सेम होना चाहिए। दिस इज द सेकंड थिंग। ये दोनों चीजें जो है सब्स्टिट्यूशन से आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे और भी बहुत क्वेश्चंस देखेंगे, तो इससे ये चीज और क्लियर हो जाएगी। फॉर द टाइमिंग आप ध्यान रखो कि ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इससे मैं यहाँ पे ये चीज ये शो कर सकता हूँ कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है और वो वाला इंटीग्रेशन सेम है। बट ये जो एलिमेंट यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है, दिस इज द बेसिकली थॉट प्रोसेस। ये थॉट प्रोसेस आपका हमेशा होना चाहिए। इस पे कितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिए, बट हम इसी को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो जैसे अगर मेरे को शो करना है कि ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन सेम, तो मैंने जब देखा कि इनकी लोअर और अपर लिमिट सेम है, तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा, फंक्शन का एक्सप्रेशन सेम बनाओ। तो मुझे दिख रहा है यहाँ sin 2x, यहाँ दिख रहा है sin x, तो फंक्शन का एक्सप्रेशन मैं कैसे सेम बना सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 2x को t पुट कर दूं, और लीनियर को तो हम हमेशा t पुट करता है, ये मैंने बहुत जगह डिस्कस भी किया है, लीनियर वी विल ऑलवेज पुट t। इसका एप्लीकेशन मैंने ग्रेटेस्ट टीचर उसमें भी सब में डिस्कस किया। तो ऐसे ही मैंने इसको t पुट किया, तो फायदा ये होगा कि फंक्शन सेम बन जाएगा। लेकिन जब भी आप किसी भी वैल्यू को t पुट करेंगे तो लोअर और अपर लिमिट चेंज हो जाएगी, तो उसकी टेंशन पहले मत लो। पहले हमेशा फंक्शन, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो फंक्शन सेम बनाओ, और अगर फंक्शन सेम है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम बनाओ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पहला स्टेप सोचने का हमेशा यही होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उस डायरेक्शन में सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर मैं 2x को t पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अब लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी पाई, और यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ sin ऑफ t, और dx की जगह पुट कर देंगे dt/2। तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपना, यहाँ तक अपने को क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो ये तो मैंने किया, इसको इसमें चेंज करने की कोशिश। अब मैंने तुम्हें बताया कि जब भी अपने को लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, लॉग है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हमेशा अप्लाई करेंगे किंग। तो वो तो आपको डिफॉल्ट करना ही है, कहीं पे भी क्वेश्चन में पहुंच जाओ, ये हमेशा आपको चेक कर लेना है, किंग अप्लाई करना है। तो मैंने जैसे ही किंग अप्लाई किया तो मुझे दिखा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस टी, तो मैंने क्या किया, टी की जगह पुट कर दिया पाई माइनस टी। तो मुझे क्या मिला, जैसे मैंने किंग अप्लाई किया तो मुझे पता लग रहा है ये सेम ही एक्सप्रेशन वापस आ रहा है। देखो ये ln ऑफ sin t में ही चेंज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जैक 0 से 2a। अगर आपको सेम चीज वापस मिल जाती है किंग अप्लाई करने पे, अपन ने देखा कि जो ln sin t है वो अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ln sin t, वो चेंज नहीं हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं बाय प्रॉपर्टी जैक, हम इस इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 0 से पाई बाय 2, और 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे ln sin t जो तो अंदर लिखा हुआ है dt/2। अब अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा हो कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है ln sin t dt आ रहा है, और ये वाला भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इसको अपन ऐसे सॉल्व क्यों करते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ये थॉट प्रोसेस ऑलमोस्ट आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करने का सोचना है, ये ध्यान रखना। फंक्शन या तो सेम बनाएंगे या लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम बनाएंगे। अगर फंक्शन सेम है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम बनाएंगे, अगर फंक्शन डिफरेंट है तो फंक्शन सेम बनाएंगे, और लीनियर को टी पुट करना इट्स ऑलवेज वेरी यूजफुल। ये हमारा यहाँ पे ये थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए।
और किंग तो मैं हमेशा ही अप्लाई करता हूँ, ये तो मैंने तुम्हें बताया, मैं तो हमेशा डिफॉल्ट में चेक करता रहता हूँ किंग अप्लाई करके, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ π/2 है तो हमेशा करना है। तो अब ये वाला इसके बराबर प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया, ये तो क्लियर है। अब ये वैल्यू -π/2 ln 2 आई कैसे? तो इसके इंटीग्रेशन में देखो स्टेप्स क्या है, पहले हमने किंग लगाई, क्यों लगाई? π/2 का मल्टीपल। अब आ गया नया एक्सप्रेशन। अब किंग के बाद में मैंने तुम्हें क्या प्रॉपर्टी बताई थी, किंग के बाद में हमेशा अपन क्या करते हैं, वी विल ऑलवेज डू एडिशन, कि अपना एक ये इंटीग्रेशन बनेगा किंग अप्लाई करने के बाद में, एक इंटीग्रेशन बनेगा किंग अप्लाई करने से पहले, और इसके एडिशन से ही अपने को फायदा होगा। क्यों होगा फायदा? क्योंकि जो क्वीन और जैक प्रॉपर्टी का डेरिवेशन है वो भी उसी से ही होता है। तो अगर वो चीज होती उसी से है तो इसका मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये आ जाए, तो ये आएगा ln a प्लस ln b, जिसको लिख देंगे ln a b, तो एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो गया। यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। तो अब ये एक्सप्रेशन अपन ने लिखा, अब अपने को पता है ln sin x का इंटीग्रेशन ln sin 2x का सेम होता है, तो इसमें मुझे दिख रहा है sin 2x जनरेट होता है, इसीलिए हमने इसको निकाला था। लेकिन अगर सपोज मैं ये चीज यहाँ नहीं निकालता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ आके फंस जाता। अब मैं क्या करूं, अगर मेरे को ये चीज नहीं पता कि ये इसके बराबर है, ये तो अपने को वैसे ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, बट नहीं पता, मैं यहाँ पे आके फंस गया। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, अपना नेक्स्ट थॉट प्रोसेस होगा कि सिमिलर टाइप का इंटीग्रल जनरेट हो रहा है, यहाँ साइन है, यहाँ sin 2x है, इतना तो अपने को सोचना ही पड़ेगा कि यहाँ sin 2x आ जाएगा। अब sin 2x का जो इंटीग्रल है वो sin x के बराबर है, उसकी डायरेक्शन में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक लीनियर फंक्शन है तो मुझे दिख रहा है लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम, या तो फंक्शन सेम बनाऊं या लिमिट सेम बनाऊं, मैं हमेशा इस डायरेक्शन में सोचता हूं कि क्या पता वापस से वो इंटीग्रेशन जनरेट हो जाए, क्योंकि ln sin x को आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, देयर इज नो डायरेक्ट वे यू कैन इंटीग्रेट ln sin x, इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए ln sin x का इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं आता है, ln sin x का इंटीग्रेशन डेफिनेट में ही आएगा, और वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट 0 से π/2 के बीच में ही क्वेश्चन बनाया जाता है, या लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, उसी में क्वेश्चन बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जिसका अपन नहीं निकाल सकते हैं, तो सेम तरह का थॉट प्रोसेस अपन पढ़ते हैं जब अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ते हैं। e की पावर x sin x को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, आप एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो आंसर आता है, फिर एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो i वापस से जनरेट हो जाता है, और वो क्या है, e की पावर x sin x का मल्टीप्लिकेशन, जिसका इंटीग्रेशन आपको एनसीईआरटी में भी दिया हो, तो उसमें भी यही चीज होती है कि e की पावर x sin x को अगर आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं तो एक बार लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर एक बार और लगाते हैं, एक बार और लगाने पे ये जो i होता है ये वापस जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, हमने जब किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, अब हम स्टक हो गए, तो वापस से जो इंटीग्रेशन जनरेट हुआ मेरे को सिमिलर टाइप का दिख रहा है, तो मैं इसको वापस से इसमें चेंज करने की कोशिश करूंगा, दैट इज आई वांट टू जनरेट आई, इसीलिए मैं यहाँ पे ये चीज प्रूव कर रहा था कि ये भी वैल्यू आई के बराबर है। तो ये आई आ जाएगा, यहाँ पे अब आ जाएगा दैट इज ये वैल्यू लिख लेंगे दैट इज आई, उसके बाद में अब अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये अपना आई ही है, अपन प्रूव कर चुके हैं। तो आई कितना आएगा, 2i माइनस आई आ जाएगा -π/2 ln2, तो आई आ जाएगा -π/2 ln2। तो ये अपना यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये अपने को याद भी रखना है क्योंकि ये काफी स्टैंडर्ड और इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। अब हम इसी के एप्लीकेशन या इसी थॉट प्रोसेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो k स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब मैं ये चीज यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि किंग प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन का टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखो फंक्शन ऑफ sin 2x, इस तरह का एक्सप्रेशन अभी अपन ने देखा ln sin 2x, ये फंक्शन ऑफ cos 2x, लेकिन यहाँ पे cos x भी है, यहाँ sin x भी है। तो अपने को क्वेश्चन अपना ये है कि इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन में चेंज करना है, इन इंटीग्रेशन का रेशो निकालना है। इंटीग्रेशन का रेशो निकालने वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था रिडक्शन फार्मूला में, लेकिन उसमें हायर पावर थी। हायर पावर है तो रिडक्शन फार्मूला से सॉल्व होगा, हायर पावर नहीं है तो अपन किंग प्रॉपर्टी इज द बेस्ट प्रॉपर्टी जिससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्व करना। अब मुझे दिख रहा है कि अगर इस इंटीग्रेशन को मैं आई मान लेता हूं, किंग लगाऊंगा तो क्या होगा, किंग लगाने से क्या होगा, यहाँ cos आ जाएगा और यहाँ पे sin 2x ही रहेगा। तो पहली चीज मैंने यही लगाई, यहाँ पे मैंने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी और चेक किया क्या है, ये तो हमेशा मैं चेक करता हूँ। अब जरूरी नहीं इससे आंसर आएगा, एक थॉट प्रोसेस तो यही है। थॉट प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, या तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम बनाओ या आप फंक्शन सेम बनाओ। तो अगर मैं इन दोनों को अगर देखूंगा, इसको मेरे को इसमें चेंज करना है तो या तो मैं साइन को कोसाइन में चेंज करूं, साइन को कोसाइन चेंज करने का कोई तरीका होता नहीं है फंक्शन सेम बनाने का, या मुझे पता है साइन को कोसाइन में चेंज करने का तरीका ये है π/2 - x, और वो मुझे किंग में भी दिख रहा है, तो इसलिए भी मैंने किंग अप्लाई करने का सोचा। आई वांट टू क्रिएट द सेम फंक्शन, इसको इसमें चेंज करना, यहाँ cos है तो एटलीस्ट ये वाला cos तो मैंने जनरेट कर दिया। अब बच गया ये फंक्शन, अब क्या करें, लेकिन हमें पता है हमने इसको चेंज करने के लिए यूज करी किंग प्रॉपर्टी। तो किंग प्रॉपर्टी तो बोलती है कि जो भी आपके इंटीग्रेशन जनरेट हुए उन इंटीग्रेशन को सिंपली आप ऐड करोगे, दैट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। तो ये तो मैं करूंगा, ये तो मुझे पता ही है, मुझे करना ही है, क्योंकि हमेशा किंग में हमेशा यही करते आए, ये तो अपने को करना ही है बाय डिफॉल्ट। इतना तो उनको क्वेश्चन में लिखना ही है, अब इसके बाद में सॉल्व हो या नहीं हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इतना आपको जरूर लिखना है। तो अब मुझे पता है ये जो इंटीग्रेशन आया इसमें मुझे sin 2x दिख रहा है, यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे sin x plus cos x दिख रहा है। अब जो पुराना वाला क्वेश्चन था लॉग वाला, उसमें क्या था, log of sin x cos x था, जिसको sin 2x पे चेंज किया। इसमें sin x plus cos x है, तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ साइन के एक सिंगल एंगल में या कोसाइन के एक सिंगल एंगल में। मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ a sin थीटा प्लस b cos थीटा को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको
और इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4, ये मैं लिख सकता हूं। तो बेसिकली क्या, मैंने एडिशन से एक सिंगल फंक्शन जनरेट किया, क्योंकि एक सिंगल फंक्शन आना चाहिए। तुम इसको चाहते तो लिख सकते थे cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4, यहाँ पे वो भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4, बोथ आर द सेम थिंग्स। जिससे भी आपको सही लगे दो लिख लीजिए। वैसे मेरे को cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4 लिखना चाहिए था, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसको कोसाइन में चेंज करना है, सो दैट विल बिकम इजियर फॉर मी। तो मेरे लिए ज्यादा फायदा cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4 से मुझे दिख रहा है। तो अब जैसे ही मैंने इसको ये चेंज किया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4, ये कोसाइन हो गया, इट बिकम्स मोर सेंस, इट मेक्स मोर सेंस। तो अगर मैं cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4 से इसको जनरेट कर लिया, तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे t होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे x है। तो इसके बाद में मैं सॉल्व करने का सोच सकता हूँ कि x माइनस पाई बाय 4 को मैं पुट कर दूं t, ताकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन सेम आ जाएगा। और यहाँ पे अब आप नोटिस करो, साइन के अंदर क्या आएगा, साइन के अंदर आएगा 2x। 2x क्या होगा, वो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 2x माइनस पाई बाय 2, यही आएगा। लेकिन ये फिर माइनस आ जाएगा, माइनस का क्या करेंगे, t प्लस पाई क्या होगा, क्या कह रहे हो? सर पाई बाय 4 माइनस x कर दीजिए, cos के अंदर थोड़ी फर्क पड़ेगा। अच्छा, x माइनस पाई बाय 4 माइनस x कर देता हूँ ना, तो अपना हो जाएगा, माइनस साइन वहां पे नहीं आएगा। तो मैंने x माइनस पाई बाय 4 की जगह यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, और उसको t पुट करेंगे तो अपने को दिख रहा फायदा होगा। तो यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस x को मैं t पुट कर देता हूँ, और अगर मैं पाई बाय 4 माइनस x को t पुट करूंगा तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे फंक्शन सेम बन जाएगा, ये तो cos 2x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2i इक्वल टू रूट 2, लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा पाई बाय 4, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, ये हो जाएगा f ऑफ cos 2x, ये आएगा भाई। और यहाँ पे क्या जाएगा, ये वैल्यू आएगी दैट इज cos ऑफ t, 2x नहीं सॉरी cos ऑफ 2t, और ये आ जाएगा dt, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आएगा ना भाई। Yes. अब यहाँ तक अपना एक्सप्रेशन सही है, यहाँ तक अपने को क्लियर। तो अब अपने को दिख रहा है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में क्या है, 0 से पाई बाय 2 है, यहाँ माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सही लिखा है ना मैंने यहाँ पे, हाँ। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू किस में चेंज कर सकते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपने को फिर से चेंज करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो कोसाइन फंक्शन जनरेट हुआ है, दिस इज एन इवन फंक्शन, ये तो अपने को दिख ही रहा है। तो इसको मैं 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और 2i इक्वल टू रूट 2 था, तो 2i इक्वल टू 2 रूट 2 हो गया। अब यहाँ पे मैंने शायद गलत लिखा है क्वेश्चन, राइट में पाई बाय 4 ही आया है। तो ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी रूट 2, और रूट 2 हम पुट कर देंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन मैंने शायद मिस टाइप किया, यहाँ पाई बाय 4 ही होना चाहिए। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इसमें हमने इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ तक किया, इसको कोसाइन में चेंज किया। अगर मान लो तुम यहाँ पे इसको कोसाइन में चेंज नहीं करने की बजाय साइन में चेंज करते तो क्या होगा, तो अब हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू x की पुट करेंगे कि यहाँ पे कोसाइन जनरेट हो जाए। कोसाइन कैसे जनरेट होगा, अगर x की जगह मैं पाई बाय 4 माइनस t पुट करूंगा, तो ये पाई बाय 2 माइनस t आ जाएगा, ताकि ये कोसाइन आ जाएगा, तो ये cos t आ जाएगा, dx माइनस dt आ जाएगा, यहाँ पे f ऑफ cos 2t आ जाएगा अगर आप ये पुट करेंगे, और ये पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे अपना क्या आएगा आंसर, ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस 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 लगाएंगे आगे, तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाएगी, ये यहाँ तक क्लियर है। तो अब अपना आ जाएगा यहाँ पे, 2 कहाँ से आएगा, 2 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन इसको लिख लेंगे 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 4, cos t dt, ये लिख सकते हैं। तो इससे भी अपना k क्या आ जाएगा, रूट 2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे अपन ने कुछ तो मिस्टेक करी है, यहाँ पे माइनस dt आएगा, फिर माइनस आएगा ना सर, हाँ माइनस आएगा ना यहाँ पे, यहाँ माइनस dt आएगा, ठीक है। तो माइनस साइन, तो ये माइनस 2 रूट 2 नहीं आएगा, ये बेसिकली ये माइनस a से a नहीं है, a से माइनस a है, तो इसका माइनस ऑलरेडी अपन ने ले लिया, वो लोग कंपनसेट हो गए। हाँ वो कंपनसेट हो गया, क्योंकि 2 बार माइनस आ गया, एक ये माइनस और एक इसका माइनस, यहाँ पे जो माइनस था उससे कंपनसेट हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में आया है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन की फिर से तुम एक बार प्रैक्टिस करना जरूर, एक बार 2 बार खुद से करना, किंग अप्लाई करो, ऐड करो, फंक्शन को चेंज करो। साइन कोसाइन जो है काफी स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये काफी कॉमन एक्सप्रेशन है, ऐड करके फिर से वापस फंक्शन जनरेट करना, इसमें ये काफी यूजफुल होता है। तो ये है हमारा किंग का नेक्स्ट एप्लीकेशन, जहां पे काम आता है एक फंक्शन को दूसरे में चेंज करने के लिए। और मोस्टली इस पे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड ज्यादा बनाए जाते हैं, जिसमें sin 2x जनरेट होता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा जनरेट होता है, दिस इज क्वाइट कॉमन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन की, इसको मैं ऐसे ध्यान रखने के बजाय मैं इसको ध्यान रखता हूं दैट इज बाय ग्राफ। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, तो मैंने बोला था सेम ही चीज बारी बारी रिपीट करती है। 0 से nt लिखा हुआ है, n अगर एक नेचुरल नंबर या एक इंटीजर है तो हम ये बोल सकते हैं कि 0 से t टाइम्स ऑफ n लिख सकते हैं।
जैसे फ्रैक्शनल पार्ट x के बोलते हैं 0 से 1 में जो आंसर आएगा, 1 से 2 में भी वही आंसर आएगा, 2 से 3 में भी वही आंसर आएगा एंड सो ऑन। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा था इस बेसिक प्रॉपर्टी को। तो ये n टाइम्स सेम आंसर आता है, इसीलिए हम n बाहर ले लेते हैं। अगर a से लेकर के a प्लस nt है तो a आप यहां से हटा सकते हैं। यहाँ पे किसी भी इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में अगर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने को लिखा हुआ है π/4 से 3π/4, π/4 यहाँ पे भी π/4 प्लस कुछ लिखा हुआ है x, तो अपन π/4 यहाँ से हटा सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो अपन यहाँ से a हटा सकते हैं अगर दोनों में सेम है तो इसको अपन यहाँ से हटा सकते हैं, ये यहाँ से हट जाता है, तो दिस इज नथिंग बट 0 से nt। तो ये n टाइम 0 से t हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन। a से b लिखा हुआ है और यहाँ पे ये कॉमन है, तो मैं इनको ऐसे ध्यान रखता हूँ, जो चीज कॉमन है उसको हटा देते हैं, से nt है इसको हटा दो, क्योंकि n टाइम्स पीरियड तक जाएगा। इसका मतलब है a प्लस nt का मतलब है कि आपने n टाइम्स पीरियड कवर किया, उसके बाद में ये गए, सपोज n टाइम्स पीरियड कवर किया और ये अपना है, सपोज दिस इज आवर nt और उसके बाद में हमने a कवर किया, सो दिस इज a प्लस nt। b प्लस nt का भी मतलब है आपने nt कवर किया और उसके बाद में b कवर किया, ये भी चीज मैंने शायद पहले डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आता है ये a से b का इंटीग्रेशन इतना वाला ही एरिया आता है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे में ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखने का कोई सेंस नहीं है, मुझे पता है जो कॉमन वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख लेते हैं 0 से, जैसे इसमें a से b आएगा, इसमें a वाला जो कॉमन है वो हटा देंगे, इतना ध्यान रहता है। और ये है mt से nt, तो ये तो अपने को पता ही है कि कितने पीरियड क्रॉस किए, जितने ट्रायंगल आएंगे वही ले लेंगे, तो उस तरह से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड आपको डिस्कशन बताया था कि फंक्शन का पीरियड ऐसे डिफाइन करते हैं फंक्शनल रूल में, और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताया था f of x plus f of x plus a equal to c, तो इसका पीरियड 2a होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शनल रूल में मैंने डिस्कस किया था, पीरियड ऑफ फंक्शन निकालना, 3-4 एक्सप्रेशन बताए थे कैसे उनके पीरियड निकाले जाते हैं। ध्यान रखिए वो जो पीरियड निकालने वाला एक्सप्रेशन है उसको यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बनाया जाता है, काफी कॉमन तरीका है जिसमें फंक्शन वो नहीं देते हैं, उस तरह का भी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे मॉड ऑफ sin x का लिखा हुआ है 0 से n पाई प्लस v, इसकी वैल्यू अपने को ये दी हुई है, v की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, तो वैल्यू ऑफ n बताओ क्या होगी। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, ये 0 से समथिंग मॉड sin x में भी आ सकता है, मॉड cos x में भी आ सकता है। इन जनरली अगर जो भी क्वेश्चन होता है पीरियोडिक फंक्शन का, और अगर मैं इस पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ बना सकता हूँ तो मैं ग्राफ से एनालाइज करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। जैसे ये sin x का ग्राफ है, मॉड sin x का कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा, तो इसके ग्राफ से अपने को ये पता लग जाता है कि इस फंक्शन का पीरियड क्या है, पाई है। तो इसको मैं ग्राफिकली एनालाइज करता हूं तो मेरे लिए बहुत इजी होता है इसको समझना, मैं बिना ग्राफिकली प्रॉपर्टीज यूज करके भी इसको कर सकता हूं। मैंने ग्राफिकली देखा तो मेरे को पता है इसका पीरियड पाई है, तो यहां लिखा हुआ है 0 से n पाई प्लस t, तो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं 0 से n पाई जाएंगे मतलब n टाइम्स पीरियड आएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे रीड कर सकता हूं, ये जो लिखा हुआ है n पाई प्लस t, इसको मैं ऐसे रीड कर सकता हूं कि n टाइम्स तो आएगा पीरियड, n टाइम्स पीरियड आएगा मतलब n टाइम्स एक एरिया जो है बारी बारी आएगा। कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अपना बारी बारी आना है, राइट, दिस एरिया विल रिपीट अगेन एंड अगेन, n टाइम्स तो यही आएगा। फिर बोल दिया n पाई प्लस v तक जाना है, n पाई प्लस v का मतलब अब जो v है वो 0 से पाई के बीच में, तो n टाइम्स तो ये एरिया आएगा। उसके बाद में क्या होगा, आप जहां पे भी पहुंच जाएंगे उसमें आपको v तक जाना है, तो v सपोज अपन यहाँ पे मान लेते हैं, जो v लिखा हुआ है इसको अपन मार्क कर लेते हैं, सपोज दिस इज v, तो ये है हमारा v। तो मैंने बोला n टाइम्स पीरियड आएगा तो n टाइम्स तो ये आएगा, उसके बाद में अपन जब साइन की वेव पे चलेंगे तो v तक आगे चलेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो आंसर अपना यहाँ पे ये वाला आएगा आंसर, जो भी है ये एरिया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ n टाइम्स ये वाला आंसर आएगा प्लस एक जो आएगा उसका इंटीग्रेशन अपन यहां तक लेंगे। इसका मतलब ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का, ये मतलब मैं इसको ऐसे रीड करता हूं, दिस इज हाउ आई रीड द क्वेश्चन। अगर मेरे को इसका ग्राफ पता है इट बिकम्स वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड, नहीं भी पता अगर ये fx लिखा होता और इसका पीरियड लिखा होता पाई है तो भी मैं इसको ऐसे रीड करता कि एक फंक्शन बारी बारी रिपीट करा, दिस इज हाउ रीड द क्वेश्चन। तो अब मुझे पता है इसका एरिया कितना होता है, ये एरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, मैंने तो बताया था ये एरिया 1 होता है, ये एरिया 1 होता है, तो ये जो शेडेड एरिया ये कितना होगा, टोटल हो जाएगा दिस इज 2, तो ये एरिया अपने को पता है 2। तो अपने को पता है ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स n, तो ये आएगा, तो इससे अपने लिख लिया 2 टाइम्स n, n टाइम्स ये एरिया आएगा प्लस ये वाला एरिया, तो प्लस अपन कर लेंगे अब इंटीग्रेशन sin x का, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के v तक का, क्योंकि जो 0 से v आएगा वो यही वाला डायग्राम बनेगा, ऐसे ही बनेगा, 0 से v यहां बनाना वो, तो ये इंटीग्रेशन इसके बराबर आएगा, तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं करूं तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, पहले इसको मैं पीरियड में ब्रेक करूंगा, 0 से n पाई ये हो गया पीरियड का ब्रेक, वो यही हो गया। फिर जो बचेगा यहाँ पे ब्रेक किया है तो नेक्स्ट वाला इंटीग्रेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, n पाई से लेकर के n पाई प्लस v। तो अब ये वैल्यू अपने को पता है कितनी आएगी, n टाइम्स 0 से पाई, ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई कि अगर n पाई आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी n पाई आ रहा है तो ये n पाई तुम यहाँ से हटा दो, इसको 0 से v लिख सकते हैं, तो ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी। तो तुम ऐसे लिखोगे इट्स मोर टू राइट, ऐसे लिखोगे इट्स लेस टू राइट एंड इट इज आल्सो इजियर टू अंडरस्टैंड। तो मैं ऐसे जनरली पीरियोडिक फंक्शन के बारे में सोचता हूँ रेदर देन प्रॉपर्टीज।
ग्राफिकली के सोचोगे तो लिखना कम पड़ेगा, समझना आसान है, सॉल्व हो जाएगा। अब 0 से b में mod sin x को अपन क्या लिखेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 0 से b sin x का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे अपना ये वैल्यू क्या है, ये n टाइम्स 2 है वैल्यू, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब ये वैल्यू अपने को निकालनी है, तो क्या आएगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x 0 से b, तो ये आएगा माइनस cos b, 0 पुट करेंगे तो -1, तो ये आएगा +1। तो अब अपने को दिख रहा है ये इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, 2n प्लस 1 माइनस cos b। अब ये वाला इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन जो है पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में आया था रिटर्न में, तो इसकी वैल्यू को अगर अपने को प्रूव करना था 2n प्लस 1 माइनस cos b, तो अब ऐसे छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इसकी वैल्यू 17 माइनस cos b है, आपको n की वैल्यू निकाल, ऐसे छोटा क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जा सकता है। तो यहाँ पे फिर अब हम बोल सकते हैं 2n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 17, n की वैल्यू हम बोल सकते हैं कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 8। ऐसे हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं। तो ये हमने देखो सीधे डायग्राम से इसको सॉल्व कर दिया विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी, एनी फॉर्मूला, एनीथिंग, सिंपल इंटीग्रेशन से। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप का, मॉड ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर a से b दिया हुआ है 8 और 0 से a प्लस b मॉड cos x का दिया हुआ है 9, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को यहाँ नोटिस करो, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर, और ये वाला भी क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो अब सेम डायग्राम में देखो मॉड साइन एक्स का a से b को अपन कैसे लिखेंगे, अगर ये नेचुरल नंबर है, ये 8 है, तो अपने को सबसे छोटा एरिया पता है मॉड साइन एक्स, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अपना कितना होता है, ये हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, दिस इज नथिंग बट 1, राइट। तो अगर ये वैल्यू 1 है और a से b इंटीग्रेट कर रहे हैं मॉड साइन एक्स 8, तो इसका क्या मतलब है, ऐसे ये 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 80 टाइम्स आएगा ना ये जो डब्बा है। तो अगर सपोज a ये है और b ये है, इसका डिफरेंस कितना होगा, अपन डिफरेंस डायरेक्टली बोल सकते हैं 2 पाई और ये हो जाएगा 4 पाई, यही होना चाहिए ना अपना डिफरेंस। तो यहां से मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूं a और b आप कुछ भी ले लो, अगर इसके केस में भी जो लोगे, क्योंकि ऐसे टोटल 8 डब्बे आने हैं, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वही a और b का डिफरेंस होगा फॉर एनी डायग्राम, कैसे भी आप बना लो। अगर आप यहां से नहीं बनाओगे, थोड़ा आगे से स्टार्ट करोगे, तो आगे वाले में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तभी तो 8 डब्बे कंप्लीट होंगे, लेकिन वो जो डिफरेंस आएगा उन दोनों के बीच में, x की वैल्यूज के बीच में, वो इतना ही आएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसके केस में अगर ये वैल्यू 8 है, तो हम डायग्राम से इसको बोल सकते हैं b माइनस a कितना होना चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए अपनी, दैट इज इक्वल टू 4। ये हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ये अपने को क्लियर होना चाहिए, ये चीज हम यहाँ बोल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरे की बात करता हूँ मॉड cos x, इसमें वैल्यू दी हुई है 9, तो मॉड cos x का ग्राफ कैसा होता है, तो cos x का ग्राफ अगर आपको पता होगा तो मॉड cos x का आप ग्राफ बना सकते हैं। तो मॉड cos x का अगर मेरे को ग्राफ देखना है, तो मॉड cos x का ग्राफ कैसा होता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, साइन और कोसाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड cos x ऐसा होता है, ऐसे चलता है भाई। तो इसमें भी देख लो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, तो अब अपना जो 1 है वो कितने में आ रहा है, ये रहा अपना 1, ठीक है ना, मॉड cos x में ये रहा 1 के लिए क्या है, π/2 का डिफरेंस है, तो 9 के लिए कितना होगा, 9 π/2 का, यही तो होगा। तो लोअर और अपर लिमिट का यहाँ डिफरेंस कितना होगा, a प्लस b माइनस 0 कितना होगा, 9 π/2, ये इसमें भी होगा। और अगर अपने को यहाँ लिखना था तो अपन ये भी बोल सकते थे, 1 के लिए डिफरेंस कितना है π/2 का साइन में, तो 8 के लिए कितना डिफरेंस होगा, 8 π/2, यहाँ पे वही चीज दिखी है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। तो अब इसमें a और b में इक्वेशन बन गई, a और b आ जाएगा, यहाँ पुट कर देना और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर निकाल। तो ये अपने आ गया हो गए मॉड साइन एक्स मॉड cos x। फ्रैक्शनल पार्ट की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, जिसमें पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में बस 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें फंक्शन अपने को नहीं दिया, लेकिन फंक्शन की पीरियड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वैसे क्वेश्चन फंक्शनल एक्सप्रेशन वाले उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं।